Welcome all to the Trade Experts Learn Stock Market course. We have to learn the stock market. We have to understand कि भाई इसका importance क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी क्यों है. We should have a clear picture for the same, जिससे हमें पता चले भाई स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से सबको फायदा होता है. जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट में लंबे टर्म्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है उन सबको मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं. कि हमने हिस्ट्री देखी है, बहुत जगह से सुना है. राकेश झुनझुनवाला इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ इंडियंस कि भाई जिन्होंने 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया था आज उनके पास जो वर्थ है वो मोर देन 2 लाख करोड़ का है. बिकॉज उनने इतने ज्यादा सालों से इन्वेस्टमेंट रखा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये पहला फायदा होता है. बट वी शुड अंडरस्टैंड कि भाई इससे मार्केट में हमारे पास कौन कौन से ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है जहां पे हमारे इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं. तो वी शुड हैव एन क्लियर आइडिया कि भी अगर हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया में जो जो ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट्स के, इंडिया में ज्यादातर लोग गोल्ड में ट्रेडिशनल वे ऑफ गोल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. कुछ प्रीवियसली फिक्स डिपॉजिट्स में ज्यादा पैसे रखते थे. फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा रखते थे. कुछ हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं. कोई CAGR WPI इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है. ये सब इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस है जो इंडिया में अवेलेबल है एज ऑफ नाउ फॉर ईच एंड एवरीवन. हर इंडिविजुअल के लिए, हर सिटीजन के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल है. व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट. हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसका रीजन हमें पता होना चाहिए. इसके लिए वी आर डूइंग दिस कंपैरिजन कि भाई अगर हम किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस में अगर जाते हैं और वहां पे जो लंबे टर्म्स के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं तो वो रिटर्न्स कंपेयर टू शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में कितना ज्यादा है शेयर मार्केट में कंपेयर टू द अदर इन्वेस्टमेंट्स. सो वी शुड हैव एन क्लियर पिक्चर, क्लियर आइडिया फॉर द सेम. इसके लिए हम ये कंपैरिजन देख रहे हैं. अगर इक्विटीज में अगर हम 5 साल के लिए, 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसका अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 11% आता है. गोल्ड में अगर हमने इन्वेस्ट करते हैं तो 9% आता है. बैंक डिपॉजिट में 5.7, प्रॉपर्टी में 8%, WPI इंडेक्स में 6.2% और अपना जो ऑरेंज इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड है वो 7.4% के हिसाब से 5 साल का है, पिछले 5 साल. वही अगर हम 10 साल में करेंगे तो इक्विटीज में 17% रिटर्न्स है जो कंपेयर टू अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा है और हमारे इन्फ्लेशन रेट से भी ज्यादा है. तो उसमें क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन से ज्यादा अगर हमें रिटर्न आ रहे हैं तो उसका फायदा हमें इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हो सकता है. 15 साल के लिए करते तो उसका भी रिटर्न इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा है और वो कंपेयर टू द अदर ऑल इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा रिटर्न है, जिससे हमें शेयर मार्केट से मिलने वाले अच्छे फायदों का यूज करने मिलता है टू बिल्ड अ एसेट. 20 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 साल में भी रिटर्न्स बहुत बढ़िया है. 12.9% रिटर्न्स आर देयर कंपेयर टू द ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स और इन्फ्लेशन रेट से भी. हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसके कुछ रीजंस हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं. यू हैव टू रीड दीज ऑल रीजंस. देखिए ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए. आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑल देयर ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके नोट्स आपको कहीं देने मिलने नहीं वाले हैं. बिकॉज यू शुड एबल टू लर्न एंड मेक अ नोट ऑफ दिस ऑल क्लासेस. अगर आप नोट करेंगे, ये सब चीजें लिख के रखेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा और ये आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा कि भाई शेयर मार्केट क्यों करना है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, बट ऐसा नहीं है. जो पैसे गलत तरीके से लगाते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, होप ट्रेडिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, उनके लिए शेयर मार्केट जुआ है डेफिनेटली. बट जो सीख के परफेक्टली इन्वेस्ट करता है विद द टर्म्स एंड कंडीशन, विद द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द शेयर मार्केट, तो उसे शेयर मार्केट से अच्छा पैसा मिल सकता है. ये हमने देखा है, सीखा है. आज हम सब यहाँ पे जमे हुए हैं क्योंकि आप सबने देखा है कि शेयर मार्केट से एसेट बनाए जाते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाते हैं. तो शेयर मार्केट हमें क्यों करना चाहिए, पहले तो क्रिएट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम. आज हम बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वॉट एवर अदर थिंग्स आर डूइंग, बट उसमें कहीं पे भी सिक्योरिटी नहीं है. गवर्नमेंट जॉब्स तो आज बहुत कम है कंपेयर टू द अदर्स जॉब्स आर कंसर्न. और बाकी जो प्राइवेट जॉब्स है उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत कम है. और फिर भी अगर सेफ्टी सिक्योरिटी है तो भी हमें एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जिससे हम घर बैठे अपना सिर्फ डेली हाफ एन आवर या 1 घंटा अगर मार्केट को दे सके तो उससे एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, एक एडिशनल सैलरी हमारे घर पे आए, जिससे हम अपना एडिशनल फाइनेंशियल ग्रोथ कर सके और अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके.
टू कीप पेस विद इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन हर साल बढ़ते रहते हैं, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमारे पास अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या अदर फाइनेंशियल इनकम सोर्स होना चाहिए, जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। शेयर मार्केट में मोस्ट कैपिटल ग्रोथ पोटेंशियल, जो भी हमारा कैपिटल है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका मोस्ट ग्रोथ पोटेंशियल कहां पे है, तो शेयर मार्केट में। इसके लिए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बढ़िया बात है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की, भाई इन्वेस्टिंग मेक्स योर मनी वर्क फॉर यू। देखिए, हम काम करते हैं पैसों के लिए, बट हमारा पैसा कभी हमारे लिए काम नहीं करता है। बट शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम हमारे पैसे को काम पे लगा रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्यों हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग मेक्स योर मनी वर्क फॉर यू, मतलब हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई इन्वेस्टिंग मेक्स योर मनी वर्क फॉर यू, हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सपोज आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है और रात में कुछ गवर्नमेंट का अच्छा न्यूज आ जाता है, पुलिस आ जाती है, तो कल रिलायंस के शेयर्स बढ़ेंगे। तो रातों रात आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, मतलब आपने जो पैसा लगाया था उससे आपको अच्छे रिटर्न्स ऑटोमेटिकली आएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपने पैसे को काम पे लगाया, जिससे वो वर्क करेगा आपके लिए। तो ये चीजें सिर्फ शेयर मार्केट में पॉसिबल होती है इनिशियल लेवल पे। और इनिशियल लेवल पे हर बंदा स्मॉल से स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके, इनिशियल अमाउंट्स अपने इंडिया में शेयर्स के कितने होते हैं, कुछ शेयर्स पेनी स्टॉक्स है जिनकी प्राइस 5 रुपीज 10 रुपीज भी होती है। तो इतने स्मॉल अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है। इसके लिए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज लॉट इजियर नाउ। पहले जब एनएससी नहीं था तभी अपना सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं था, तो कंप्यूटराइज नहीं था तभी वो टाइम पे हमें ब्रोकर को कॉल करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, ब्रोकर से रेट लेना पड़ता था और ब्रोकर हमारे लिए वो शेयर्स बाय करते थे और सेल करते थे। तो वो टाइम पे बहुत बार ऐसा होता था कि ब्रोकर्स कस्टमर्स को कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते थे या फिर हायर चार्ज पे उनसे पैसा ले लेते थे और कम चार्ज में वो शेयर मार्केट से बाय करते थे। तो वैसा वो वहां पे जब मैन्युअली सिस्टम था अपने इंडिया में, तभी वैसा होता था। बट जब से सेबी आई है इंडिया में, सेबी ने सब कंट्रोल किया है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया है, तब से सब सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है। तो सब सिस्टम कंप्यूटराइज होने की वजह से अभी इन्वेस्टिंग बहुत इजी है, आसान है और ट्रांसपेरेंट है, जिससे कोई भी किसी को गलत प्राइस पे शेयर नहीं बेच सकता है। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। शॉर्ट टर्म में जो भी हमें शेयर मार्केट से प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, वो टैक्सेबल इनकम होता है और उसका टैक्स हमें ईयरली एनुअल आईटी रिटर्न्स में दिखाना पड़ता है और वो भरना भी पड़ता है। बट हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कोई भी शेयर्स में अगर हमने एक साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया, मोर देन 365 डेज, दैट इज द कंडीशन कि अगर आपने कोई भी शेयर्स में 365 डेज से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और उसके आने वाले 365 डेज के बाद अगर उसको आप बेचते हो, तो उसमें आने वाले जो भी आपके पॉजिटिव रिटर्न्स है, जो भी प्रॉफिट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है अप टू द सर्टेन लिमिट। उसमें भी कुछ लिमिट्स है, बट यस विद इन द सर्टेन लिमिट्स वो हमें टैक्स बेनिफिट देता है। दैट इज अ गुड देन द अदर इन्वेस्टमेंट्स। जॉब सिक्योरिटी वैसे ही मार्केट में बहुत कम है वैसे तो, उसके लिए अगर हर कोई जॉब करने वाला, अदर प्रोफेशन वाला, स्टूडेंट्स से लेके टीचर तक, टीचर से लेके इंजीनियर तक, डॉक्टर्स, अगर हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखे तो उसके लिए वो एडिशनल इनकम सोर्स होगा, जिससे उसको जॉब और प्रोफेशनल की कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर इससे यहाँ से उसको अच्छा पैसा मिलता है तो वो दिस विल बी अगेन अ गुड सोर्स फॉर इनकम। स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस। सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट बात है कि भाई स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। जैसे कि हमने कल कहा था कि भाई बिजनेस करने के लिए हम बिजनेस के एथिक्स, बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस, बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस को समझते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। वैसे ही एक स्टॉक मार्केट बिजनेस है, तो बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन को हमें समझना है और उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके अगर हम ये बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसा मिलता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ये जो बहुत बढ़िया लाइन है, द एक्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग मनी रेगुलरली विल सिग्निफिकेंटली चेंज द वे यू लिव योर लाइफ इन द फ्यूचर। ये लाइन सब डेफिनेटली ध्यान में रखिए कि भाई द एक्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग मनी रेगुलरली विल सिग्निफिकेंटली चेंज द वे यू लिव योर लाइफ इन द फ्यूचर। अगर आप हमेशा डेली या एक परमानेंटली हर मंथ एक सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो सिस्टमेटिक किए हुए इन्वेस्टमेंट्स आपका फ्यूचर को बदल देता है। जैसे आप आज लग रहे जिंदगी जी रहे, उससे
वो अपनी जो लाइफस्टाइल है वो बदल देता है, जो बढ़िया रहती है इन फ्यूचर में, क्योंकि अगर आपके इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि भाई हमें ये सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट, शेयर मार्केट से मिलने वाले जो रिटर्न्स है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई हमें शेयर मार्केट क्यों करना चाहिए। शेयर मार्केट जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जिसमें आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता। आप कोई भी जॉब कर लो, कोई भी सर्विस कर लो, आप कौन से भी डिजिग्नेशन पे हो, बट फिर भी आपके ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है जिसे आपके सुनना पड़ता है, उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके सिस्टम से हमें काम करना पड़ता है। तो वो शेयर मार्केट में नहीं है। आप अपने खुद के सोल प्रोप्राइटर होते हो, आप अपने मर्जी से काम कर सकते हो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है यहाँ पे, सेबी सब शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। तो ये जो काम है वो रेगुलेटरी है, यहाँ पे कोई भी अंधाधुंधी नहीं होती है, ये टोटल ट्रांसपेरेंट है। तो उसमें कोई रिस्क नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम सिस्टमेटिक वे से अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड करें और इन्वेस्ट करें तो उससे कोई रिस्क नहीं है, अपने पैसों की तो कोई रिस्क नहीं है डेफिनेटली। तो वो हमें अंडरस्टैंड करना है। और फ्लेक्सिबिलिटी, शेयर मार्केट में काम करने के लिए हॉलीडेज बहुत होते हैं, मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग टाइम होता है। मॉर्निंगली जो इंपॉर्टेंट इक्विटी मार्केट है वो सुबह 9 से 3:30 बजे तक ही चालू रहता है। तो वी हैव अ डिफरेंट एक्स्ट्रा अवेलेबल टाइम फॉर द शेयर मार्केट। अगर हम शेयर मार्केट से इनकम सोर्स बना लेते हैं शेयर मार्केट को, तो फिर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वी कैन अर्न अ गुड इनकम फ्रॉम द शेयर मार्केट। और प्लीज हमें ज्यादा टाइम काम भी नहीं करना पड़ता, सैटरडे संडे छुट्टी जो हम फैमिली को दे सके। तो ज्यादातर जॉब्स में ये नहीं होता है कि हम फैमिली को टाइम दे पाए। तो दैट इज द एडिशनल बेनिफिट्स विच वी हैव फ्रॉम द शेयर मार्केट। अभी नॉर्मली इंडिया में जो ग्रोइंग फैक्टर्स हैं, जहां पे इंडियन पीपल्स ज्यादातर पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने यहाँ पे जो इनकम सोर्स है, देखिए सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है, जो बिजनेस करता है एज ऑफ अवर ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग। बट उसके लिए क्या है, टाइम रिक्वायर्ड रहता है। आज धीरू भाई अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, अदानी जी है, बट उन्होंने कितने साल उतने उनके बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में दिए, वो हमें कंसिडर करना है कि भाई धीरू भाई अंबानी ने उनकी जिंदगी के 40 साल दिए, उसके बाद आज रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी हुई है, और उसके बाद आज मुकेश अंबानी जी इंडिया के सबसे अमीर बंदों में से एक है। अदानी जी उनकी इंडस्ट्री को कम से कम लास्ट 20 साल हो गए, और 20 सालों से वो वर्क कर रहे हैं, और आज फिर अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज में आती है, टॉप रिचेस्ट पर्सन में आती है। बट उन्होंने जो 20 साल दिए, वो 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, लिक्विडिटी लो होती है, और आरओआई भी लो होता है, रिटर्न ऑफ ऑन इनकम। जो आपने इन्वेस्ट किया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो लो होता है। कोई भी बिजनेस अगर आप देखो तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन 4%, 5%, 10% मैक्सिमम होता है। तो वो जो कंपेयर टू शेयर मार्केट अगर हम करते हैं तो वो लो होता है। सेम थिंग अगर हम रियल एस्टेट में काम करते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो रियल एस्टेट से भी प्रॉपर्टी बनती है या उसकी वैल्यू बढ़ती है, डेफिनेटली दैट इज ट्रू, बट टाइम रिक्वायर्ड है। रियल एस्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके वैल्यू बढ़ने के लिए टाइम लगता है। आज अपने प्रॉपर्टी लिए तो कल उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उसके लिए कम से कम 1 साल, 2 साल, 5 साल जाने पड़ेंगे, वहां पे डेवलपमेंट होगी तो फिर उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसमें रिस्क भी हाई हो सकती है, अगर कोई वहां पे नया प्रोजेक्ट आने वाला है और वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कम हो सकती है। तो वो भी रिस्क वहां पे रहती है। लिक्विडिटी वेरी पुअर, अगर आज आपने लैंड लिया बट आपको कल बेचना है या फिर आप 1 हफ्ते बाद बेचना है, तो आप तुरंत नहीं बेच सकते। जो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज है, ट्रांसफर है, रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए कम से कम 1 महीना लगता है। तो वो लिक्विडिटी है कंपेयर टू शेयर। शेयर मार्केट में अगर आप आज बाय करते हो और कल सेल कर रहे हैं, या सेम डे भी प्रॉफिट लेके आपको सेल कर रहा है, तो विद इन अ सेकंड आप सेल कर सकते हो। तो वो वहां की लिक्विडिटी कंपेयर टू रियल एस्टेट में नहीं है, वो कंपेयर टू लिक्विडिटी रियल एस्टेट में कम है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली गुड है, नॉट बैड। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके रिटर्न्स तो अच्छे रहते हैं, बट डेफिनेटली वो कंपेयर टू शेयर मार्केट कम होते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। लेंडिंग, लेंडिंग बिजनेस में क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड हाई होता है, रिस्क वेरी हाई होती है, लिक्विडिटी लो होती है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गुड होता है डेफिनेटली, बट वहां पर रिस्क होती है और टाइम भी ज्यादा लगता है, वो भी एक रिस्क है। बैंक, पोस्ट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे पैसे डबल होने के लिए कितना टाइम लगता है। आज इंडिया में जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है उसके हिसाब से 8.5 साल लगते हैं पैसा आपका डबल होने के लिए बैंक में। तो टाइम रिक्वायर्ड हाई,
रिस्क इज वेरी लेस, डेफिनेटली दैट इज द वन एडिशनल बेनिफिट। जो भी अपने सीनियर सिटीजन है, पुराने एम्प्लॉयज है या फिर पुराने वर्कर्स है, वो सब बैंक में एफडीज बना के रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वहां पे रिस्क बहुत कम होती है, बट वहां पे जो मिलने वाले रिटर्न है वो बहुत कम रहते हैं कंपेयर टू द शेयर मार्केट। लिक्विडिटी गुड होती है बैंक में, तो कोई दिक्कत नहीं होती, बैंक में अपना पैसा सेफ रहता है। दैट्स व्हाई पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन द नेचुरल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैंक एफडीज में, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरी पुअर, बट वो सबसे बड़ी बुरी बात है कि भाई बैंक से जो हमें एनुअली रिटर्न मिलता है 6% कंपेयर टू शेयर मार्केट, वो बहुत कम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में जो रिटर्न मिलते हैं वो कंपेरेटिवली बहुत बढ़िया होते हैं। स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टमेंट है ये कंपेयर टू अगर हम ऑल अदर सोर्सेस करें तो स्टॉक मार्केट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीलेंट है, बेटर देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। रिस्क मॉडरेट है, अगर हम उसको डेफिनेटली मिनिमाइज कर सके तो डेफिनेटली बहुत कम रिस्क होती है। मतलब अगर हम उसको मिनिमाइज कर सके तो उसके लिए हमें सीखना है शेयर मार्केट। सीख के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें करनी है, जिससे हमारे रिस्क मॉडरेट हो सके, कम हो सके। लिक्विडिटी तो शेयर मार्केट में बहुत है। आपको शेयर सेल करने हैं तो विद इन अ सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप शेयर सेल कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मैक्सिमम टाइम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिटर्न्स और एज तो डिपेंड्स अपॉन, कोई शेयर्स में कम टाइम में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, कोई शेयर्स में कभी कभी ज्यादा टाइम भी लगते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सब मार्केट है, तो मार्केट में कभी कभी रिटर्न्स कम टाइम में बनते हैं, कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई स्टॉक मार्केट में मिलने वाले रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी रॉबर्ट कियोस्की, ये नाम किसी ने सुना है? सबने सुना होगा, राइट? चार्ट पे आप आंसर दे सकते हो। रॉबर्ट कियोस्की, यस यस, सिद्धार्थ, यस। रॉबर्ट कियोस्की का कहना है कि भाई अगर आप, ये इन्होंने क्वाड्रेंट बनाया है जो रेडीमेड अवेलेबल है, ऑन गूगल ऑल्सो इट इज अवेलेबल, यू कैन चेक इट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्यों रखा है? क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है उसको मनी तो मिलता है, बट उसके मनी के लिए उसको टाइम देना पड़ता है ऑफिस में। एम्प्लॉय ऑलवेज बिजी इन द ऑफिस वर्क, किसी की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, किसी की 12 घंटे की होती है, और ही हैव टू बी अपडेटेड टू द हिज ऑर्गेनाइजेशन, हिज कंपनी। तो वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, तो उसका टाइम जो है वही उसकी मनी हो जाती है, तो उसको लेवरेज नहीं मिलता, वो ही वोंट एबल टू गिव अ टाइम टू हिज फैमिली। दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर एम्प्लॉय। जो सेफ एम्प्लॉय है, यू ओन अ जॉब, तो उसमें तो ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अवेलेबल होंगे तो ही बिजनेस होगा, तो ही ज्यादा पैसा बढ़ेगा, तो ही ज्यादा बिजनेस आएगा। उसके लिए यू हैव टू बी अवेलेबल 24 आवर्स। जो ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, आपने देखा होगा वो 24 घंटे अपने काम में बिजी रहते हैं, बिकॉज दे हैव टू बी अवेलेबल, देन ओनली देयर बिजनेस ग्रोज। तो उसके लिए उनके पास भी लेवरेज नहीं होता, दे वोंट एबल टू गिव टाइम टू देयर फैमिली मेंबर्स। ये जो एक्टिव इनकम है जो हम मार्केट में कमाते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं, वो एक्टिव इनकम का नाम करते हैं। सेम पैसिव इनकम कौन कमाता है? बिजनेसमैन होते हैं, वो पैसिव इनकम कमाते हैं, क्योंकि उनके पास पीपल्स होते हैं जो पीपल्स वर्क फॉर देम, तो उन्हें काम नहीं करना पड़ता, उनको उनसे काम करवाना होता है। बट बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए समय लगता है। जैसे हमने देखा धीरूभाई अंबानी जी हो, अदानी जी हो, उनके लिए समय लगा, 20 साल लगे अदानी जी को, फिर अंबानी, मुकेश अंबानी जी को 40 साल लगे। तो ये इतना समय हम नहीं दे सकते, और उतनी इन्वेस्टमेंट भी आज हमारे पास नहीं है कि भाई हम इनिशियल लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट कर सके और उसको खुद बड़ा बना सके। वो डेफिनेटली करना चाहिए, अगर किसी के पास आइडियाज है तो वो डेफिनेटली एडिशनली करना चाहिए। बट इनिशियल लेवल पे कोई अगर नया बंदा, कोई स्कूल पासिंग स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनल है, वट इट इज, अगर उनको कोई अच्छा फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिसमें पैसिव इनकम उनको मिले, लेवरेज मिले, टाइम मिले, शॉर्ट टाइम अगर आप मार्केट को देते हैं, डेली 1 घंटा भी अगर आप मार्केट देते तो उससे आपको अच्छा इनकम आ सकता है। दैट इज द पॉइंट वेयर कम्स इट्स कम्स टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के लिए मनी वर्क फॉर यू, आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ आपकी जो मेमोरी है, आपका जो दिमाग है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से चीज में इन्वेस्ट करना है, कौन से रीजन के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, ये देखने के लिए लगानी है। और ये करके अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इससे मिलने वाले रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें आपको लेवरेज मिलता है, क्योंकि मार्केट तो मंडे टू फ्राइडे ही काम करता है, सैटरडे संडे बंद होता है। देखिए टाइमिंग बहुत स्मॉल से, मॉर्निंग 9 to 3:30 मार्केट बंद हो जाता है, तो 3:30 के
in share market. That is the one thing. Hello, voice आ रही है? हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? यस, ओके, सबमिट। ओके, देन अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये इंडिया के कुछ बड़े कंपनीज है जिनके यहाँ पे नाम लिखे हुए, एशियन पेंट्स है, कोटक महिंद्रा बैंक है, टाटा है, आईटीसी है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स है। ये कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के, जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। फर्स्ट, निफ्टी 50 यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो निफ्टी 50 में इंक्लूड है। ये हमें आगे सीखना है डिटेल में, इनिशियल लेवल पे भी मैं स्टेप को बता रहा हूँ। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज, 50 कंपनीज होती है जो इंडिया की टॉप मोस्ट डीलिंग कंपनीज होती है, जो निफ्टी 50 में आती है, वहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी इज अनदर इंडेक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहां पे इंडिया की टॉप मोस्ट बैंक्स आर इन्वॉल्व, और उनके हिसाब से ये इंडेक्स चलता है। जो इंडिया की जो इकोनॉमी चलती है जिन बैंकों की वजह से, वो सब बैंक्स, टॉप मोस्ट बैंक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके हिसाब से बैंक निफ्टी का इंडेक्स रन होता है। ये है बिटकॉइन। बिटकॉइन आपने सुना होगा, कुछ सालों पहले जिन्होंने 500 रुपए में इन्वेस्ट किए थे उनके बहुत बढ़िया रिटर्न्स बने। बट वी डोंट प्रिफर और वी डोंट एडवाइज एनीवन टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन और एनी अदर करेंसीज लाइक दैट, क्योंकि ये थोड़ी बहुत रिस्की होती है और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन भी किया हुआ है। तो वी डोंट एडवाइज यू एनीथिंग अबाउट द बिटकॉइन। ये आप अपने इंडिविजुअल रिसोर्स के हिसाब से टेक डिसीजन ले सकते हैं, बट ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। कमोडिटी मार्केट ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है, जो कमोडिटी मार्केट रहता है, और ये ऑल प्रोफेशनल्स कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हैं, क्योंकि कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक होता है। सो दैट इज एडिशनल नॉलेज फॉर यू, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिटी मार्केट में काम सकते हैं। जो दिन भर काम करते हैं, मॉर्निंग 9 to 6, 9 to 5, 9 to 7, वॉट एवर देयर ड्यूटीज आर देयर, वो सब इवनिंग में 7 बजे के बाद भी, शाम को 6 बजे के बाद भी कम्युनिटी मार्केट में काम कर सकते हैं। कम्युनिटी मार्केट में अपना सिल्वर ट्रेड होता है, गोल्ड ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, नेचुरल गैस ट्रेड होता है। देर आर बहुत ज्यादा कम्युनिटीज है, सब मेटल्स है, वो सब ट्रेड्स होते हैं। तो वो सब ट्रेडिंग पे हम पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके, बट उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी मार्केट, वो भी हम सीखने वाले हैं। और बाकी क्रिप्टो करेंसी में तो हमें नहीं पढ़ना है, बट करेंसी ट्रेडिंग भी इंडिया में होती है। करेंसी ट्रेडिंग जो हमारे डीमेट अकाउंट्स है, वहां पे सिर्फ हम 4 करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी जो फॉरेक्स अकाउंट रहते हैं यूएस डॉलर्स के, उसमें हर करेंसी पेयर पे ट्रेडिंग करना अलाउड है। बट अपने इंडिया में फॉरेक्स करेंसी ट्रेडिंग के लिए आरबीआई से 100% अप्रूवल नहीं है, तो वो भी हम एडवाइज नहीं करते फॉरेक्स करेंसी। अगर आप इंडियन डीमेट अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ आईएनआर टू 4 करेंसीज लाइक जीबीपी है, यूएसडी है, जेपीवाई है, इन करेंसीज पे हम ट्रेड कर सकते हैं ना आईएनआर। ये 4 करेंसी में हम ट्रेड कर सकते हैं कंपेयर टू दिस। अभी हमें स्टार्ट करना है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट्स कैसे रन होता है, इक्विटी मार्केट मतलब क्या होता है, दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है जिसके शेयर्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, राइट, जिसमें हम बाय कर सके, सेल कर सके। और वो शेयर्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है शेयर्स का मतलब क्या होता है? Anyone knows? शेयर मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द ओनरशिप इन कंपनी। हम शेयर्स लेते हैं मतलब वो कंपनी की ओनरशिप हम खरीदते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपने रिलायंस के 10,000 के भी शेयर्स लिए, वॉट एवर इट इज, 3 आए या 4 आए, वॉट एवर इट इज, बट वो जो परसेंटेज रहेगा पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में, जो भी परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज में आप रिलायंस के ओनर हो जाते हैं, क्योंकि उसे हम इक्विटी कहते हैं। क्योंकि वो आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स रख सकते हो, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, जब तक आप रखना चाहो तब तक रख सकते हो, और उसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं अलग अलग, तो हम आगे जाके समझने वाले हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि ये शेयर्स की ट्रेडिंग कहाँ पे होती है वो हमें पता होना चाहिए। वो हमारे डीमेट अकाउंट से होती है, बट डीमेट अकाउंट से हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंजेस को अटैच होते हैं। हमारे जो भी डीमेट अकाउंट्स है, आप सबके जो डीमेट अकाउंट्स है, वो इंडिया में 2 एक्सचेंज को अटैच है। वो 2 एक्सचेंजेस है एनएससी और बीएससी।
जो इंडिया के बड़े एक्सचेंजेस हैं, पुराने एक्सचेंजेस हैं, उनके थ्रू इंडिया में शेयर ट्रेडिंग होती है। तो वो हमें आगे समझना है, एनएससी और बीएसई स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। देखिए इंडिया में कितने एक्सचेंजेस है, बहुत सारे एक्सचेंजेस, 15-20 एक्सचेंजेस है, बट हमें सबका नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। कोलकाता का भी अपना एक्सचेंज है, चेन्नई का भी अपना एक्सचेंज है, वो स्मॉल स्केल एक्सचेंजेस है जहां पे उनके लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स वहां पे ट्रेड होते हैं, तो वो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, जो ऑल ओवर इंडिया ट्रेड होता है, जिससे हमें सीखना है, जिससे हमें लर्निंग करनी है और अर्निंग भी करनी है, तो वो एक्सचेंजेस है बीएसई, एनएससी, एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स। ये 4 एक्सचेंजेस अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम इन चारों में ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है कि भाई बीएससी जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, और जिसका पहले नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, राइट। जो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, जहां जो टाइम पे अपने यहाँ पे अंग्रेज थे, बट वो उस टाइम से चालू था। फिर वो रन होता रहा 1992 में जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने बीएससी को रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप अपना सिस्टम कंप्यूटराइज करो। बीएससी ने वो टाइम पे मना किया था, तो बीएससी ने मना किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कंप्यूटराइज सिस्टम चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऐलान किया, एनएससी बनी। एनएससी बनने के बाद फिर 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी कंप्यूटर सिस्टम को अप्रूव कर लिया, और उसके बाद बीएससी सब कंप्यूटराइज हो गई। बट उससे पहले एनएससी गवर्नमेंट ने उसी लिए स्टार्ट की थी क्योंकि बीएससी वाज नॉट रेडी एट द इनिशियल टाइम टू मेक इट ऑल कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए एनएससी को ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। बट ये चीजें हमें समझनी है। तो इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी, जो एनएससी 1993 में रिकग्नाइज की गई थी एज स्टॉक रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। उसके बाद जो हम कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, वो अपनी सब कमोडिटी ट्रेडिंग एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पे होती है। एमसीएक्स जो एक्सचेंज है जिसपे मेटल एंड एनर्जी के ट्रेडिंग होती है। मेटल्स में आप कौन कौन से मेटल्स ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर है, वो सब ट्रेडिंग एमसीएक्स पे होती है। एनसीडीएक्स पे क्या ट्रेड होता है, एमसीडीएक्स पे चावल है, राइस है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है जो ट्रेड होते हैं, जो एनसीडीएक्स पे होते हैं। तो वो भी हमें सीखना है, बट वी शुड हैव एन आइडिया, बेसिक आइडिया कि भाई एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एमसीएक्स क्या होता है, एनसीडीएक्स क्या होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। इसके एस्टेब्लिशमेंट वगैरह यार कोई आपसे पूछने नहीं वाला है, बट आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए, इसके लिए वी आर इन्फॉर्म। मार्केट में अभी ये एनएससी है, बीएससी है, एमसीएक्स है, एमसीडीएक्स है, इन सब में जो मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। अगर आप रिलायंस कंपनी लेते हो तो रिलायंस कंपनी में कौन कौन होता है, वी शुड हैव एन आइडिया। अगर हम अदानी लेते हैं तो अदानी में कौन कौन होता है, तो अदानी हो या रिलायंस हो या टाटा का कोई भी ग्रुप हो, उसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं कि प्राइवेट प्रमोटर्स रहते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं जिनका इसमें स्टेक होता है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50% या 51% तक स्टॉक मैक्सिमम प्रमोटर्स के पास रखते हैं कोई भी कंपनी का। नॉर्मली अभी अंबानी जी का अगर हम देखते हैं, मुकेश अंबानी जी के पास तो 51% स्टेक है रिलायंस का, क्योंकि ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। अगर किसी और के पास 51% हो जाएगा तो फिर दैट पर्सन विल बी द ओनर ऑफ द रिलायंस, राइट। तो इसके लिए हम मुकेश अंबानी ऑलवेज मेक श्योर कि भाई उनके पास जो 51% स्टेक है कंपनी का वो हमेशा उनके पास रहे। तो वैसे ही प्राइवेट प्रोडक्ट जो भी ऑर्गेनाइज कंपनीज है, जो फैमिली बिजनेसेस है, लाइक कोटक है, अदानी है, वो सब दे ऑलवेज मेक श्योर कि भाई उनके पास उनकी जो वैल्यू है, स्टेक है कंपनी में, वो 50% से ज्यादा रहे, तो उनकी ओनरशिप वहां पे हमेशा मौजूद रहेगी एंड दे विल रन द कंपनी। दैट्स व्हाई प्राइवेट प्रोमोटर्स हर कंपनी में होते हैं, दैट विल चेक इन फ्यूचर। उसके बाद हर कंपनी में जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक होता है, प्लस कुछ इंडियन कंपनीज है जो स्टॉक्स लिस्टेड है, लाइक कोल इंडिया है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, देयर एचयूएल है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स। ये सब कंपनीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, जिनका स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इनका स्टेक होता है।
वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। उसके बाद जो मार्केट में बड़ी कंपनीज है जिसमें एफआईआईज भी इन्वेस्ट करते हैं। एफआईआईज क्या है? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सबसे ज्यादा बड़ा रोल पे करती है। जब हमारा मार्केट ऊपर जाता है, जब हमारा मार्केट नीचे जाता है, तो हमें मार्केट में किन की इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ती है? तो एफआईआईज और डीआईएस की। एफआईआईज का मतलब क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक सिंगापुर गवर्नमेंट है, यूरोप गवर्नमेंट्स है, देर आर सो मेनी फॉरेन इंस्टीट्यूट्स आर देयर, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर देयर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल क्लब्स आर देयर, यूएस के कुछ क्लब्स है, अब है सिंगापुर गवर्नमेंट है। ये सब फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं जो करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज में बाइंग और सेलिंग करते हैं, और जिनके बाइंग और सेलिंग से अपना मार्केट डेफिनेटली रन होता है टू द ट्रेड। जो अगर वो बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली अप ट्रेड में जाता है, अगर वो सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपना मार्केट भी सेलिंग पोजीशन पे जाता है। तो सेम लाइक दैट, ये जो इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उसमें भी इंडियन के बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स है। इंडिया के जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, दिस कम्स टू द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो बैंक्स है, बड़े बैंक्स है, जो बड़े पैमाने में इन्वेस्टिंग करते हैं, वो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं। बड़े क्लब्स है, वो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं, और म्यूचुअल फंड्स, ये सब इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, कितनी कम हुई, इन्होंने कितना बेचा, कितना बाय किया, सेल किया, ये सब डिटेल्स एनएससी हर दिन मार्केट खत्म होने के बाद डिक्लेयर करता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई नेक्स्ट डे मार्केट कैसा रहेगा, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि इनके एक्टिव पोजीशन के ऊपर डिपेंड्स रहता है मैक्सिमम टाइम्स कि भाई इन्होंने अगर बाइंग किया है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाना चाहिए, इन्होंने अगर सेल किया है तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो ये पोजीशंस हम डेली देखते हैं, हर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो देखता है, वो हमें भी देखनी है आगे। विल इट यू नो कि भाई ये पोजीशन हमें कहाँ से पता चलेगी, कैसे देखना है उसे, और कैसे रिलेट करना है मार्केट को। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये हमें ध्यान देने वाली चीज है। उसके बाद है HNI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले, कल बहुत मार्केट गिरा था, तो उसके लिए कुछ आपने सुना होगा कि HNI का रूल्स सेबी ने चेंज किया, जिनको 4 फरवरी से पहले उनको अगर किसी भी इंडियन कंपनीज में स्टेक्स है तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये रूल्स सेबी ने लाया है 4 फरवरी से पहले, जितने उनके पास स्टेक्स है। तो उन्होंने HNI जो भी अकाउंट्स है उन्होंने ज्यादा टाइम मांगा था, एक्सटेंड किया था, बट सेबी ने वो मना कर दिया, भाई हम टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते, 4 फरवरी से पहले उनको वो डिटेल्स देने पड़ेंगे। तो उसके लिए दे आर स्टार्टेड द सेलिंग, और उसके वजह से कल मार्केट गिरा हुआ था। शायद आप सबको पता होगा कल मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, कोई भी एफआईआईज और डीआईएस ने सेलिंग नहीं की थी, बट HNIs जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है, फॉरेन्स के HNIs होते हैं या फिर इंडिया के भी होते हैं, बट उन्होंने सेलिंग की थी क्योंकि उनको ये डिटेल्स देने सेबी ने कहा है, और उसके वजह से उन्होंने सेलिंग की थी। तो ये भी रीजन होता है कभी कभी मार्केट में HNIs क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। फिर आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन इंडिया। ज्यादातर गुजरात में बैठे हैं, वेस्ट बंगाल में ज्यादातर आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जो मशीन्स के सपोर्ट से ट्रेडिंग करते हैं। वी ऑल आर डूइंग मैनुअल ट्रेडिंग्स, लाइक हम मैन्युअली ट्रेड लेते हैं, मोबाइल पे ट्रेड लेते हैं, पीसी पे ट्रेड लेते हैं, सिस्टम से ट्रेड लेते हैं, बट देयर आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ट्रेड लेते हैं। सिस्टम जनरेटेड ट्रेड्स होते हैं, वो सिस्टम जनरेटेड ट्रेड लेते हैं। सिस्टम जनरेटेड ट्रेड लेके वो 0.5%, 1% प्रॉफिट निकाल के एग्जिट भी हो जाते हैं। These are the professional traders. There are so many big players are involved in these professional traders, जिनसे हमें बीट करना मुश्किल होता है, और उसके वजह से नॉर्मल जो कॉमन पब्लिक है, रिटेल ट्रेडर्स है, दे फेस मैक्सिमम टाइम्स ऑफ लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशनल ट्रेडर्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी पोजीशन बना के 1%, 2% प्रॉफिट, दे ऑलवेज टारगेट 1% प्रॉफिट ओनली। 1% प्रॉफिट में उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, दे बाइज इन करोड्स एंड दे सेल इन करोड्स, बट विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम 1 पॉइंट लेके 5 पॉइंट लेके मैक्सिमम वो एग्जिट कर लेते हैं, बिकॉज वो 5 पॉइंट्स के उनके लिए बहुत बड़े होते हैं कि दे आर डीलिंग इन करोड्स। बट वी आर वेटिंग फॉर 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, तो उतने पॉइंट्स आते नहीं है, और 5 पॉइंट्स का मुंह देके वो शेयर वापस नीचे आ जाता है, या फिर वो ऑप्शन से वो वापस नीचे आ जाता है। तो वो व्हाई दिस हैपेंस इन मार्केट, बिकॉज प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर डूइंग द ट्रेडिंग विद द सिस्टम, और वो वेरी स्मॉल पॉइंट्स के लिए ट्रेड्स करते हैं, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम दे डू देयर ट्रेड्स।
जो मैन्युअली नहीं पॉसिबल है, एंड वी कांट बीट द सिस्टम, ये हमें ध्यान में रखना है। वे हम सिस्टम को बीट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें भी मैक्सिमम टाइम्स अगर हम शॉर्ट ट्रेड ले सके, मिनिमम शॉर्ट टाइम में शॉर्ट प्रॉफिट में अगर हम एडजस्ट कर सके, तो वी हैव टू एडजस्ट दैट थिंग्स। लंबे ट्रेड्स भी मिलते हैं डेफिनेटली, स्विंग ट्रेडिंग में लंबे ट्रेड्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं, वो डेफिनेटली पॉसिबल है। बट इंडेक्स में, ऑप्शंस में नंबर ऑफ टाइम्स शॉर्ट शॉर्ट मूव आते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की वजह से आते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बीट करना पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू डू द स्कैल्पिंग ओवर देयर, शॉर्ट प्रॉफिट लेके एग्जिट होना है, स्कैल्पिंग करना है, तो दैट इज पॉसिबल ओवर दैट। वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं कंपनी में, वो मार्केट्स में कहां से आते हैं। आपने सुना होगा आईपीओ। मार्केट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। हम जो अपने डिमेट अकाउंट में ट्रेड करते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि वहां पे मार्केट में कंपनी लिस्ट होने के बाद शेयर्स आते हैं और फिर वहां से हम बाय करके और सेल करते हैं। और उससे पहले एक प्राइमरी मार्केट होता है जहां पे आईपीओ लॉन्च करती है कंपनी। कोई भी बड़ी कंपनी हो जिसके लिए कोई नया प्रोजेक्ट करना है, कुछ नया वर्कआउट करना है, या फिर कुछ नया वर्कआउट करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट बनाती है कंपनी, तो उसके लिए वो कंपनी सेबी के फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लॉन्च करने के बाद आईपीओ का एडवर्टाइजमेंट होता है, आपके ब्रोकर में भी वो ऐड आता है। हर ब्रोकर में ये ऑप्शन है कंपलसरी, सेबी ने कंपलसरी किया, तो हर ब्रोकर पे जितने आईपीओ आ रहे हैं, कमिंग आईपीओ, वहां पे आप अपने ब्रोकर से चेक कर सकते हैं कि कमिंग आईपीओ कितने हैं, नेक्स्ट वीक में कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। वो सब आप अपने ब्रोकर के अकाउंट्स में ही चेक कर सकते हो। बट उसमें से कौन सा अच्छा आईपीओ वो दैट वी हैव टू डिसाइड। तो उसके लिए वो जो कंपनी है उसका वैल्यू क्या है मार्केट में, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है, उसका वर्कआउट कैसे होगा, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। बट उसको शॉर्टकट में भी देखा जा सकता है, वो भी हम समझेंगे कि भाई इसको शॉर्टकट में कैसे अंडरस्टैंड करें कि प्राइमरी मार्केट में किसी भी आईपीओ में अगर हमें अप्लाई करना है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कितने इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। आपने अभी देखा रहेगा कि लास्ट मंथ टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, जिसका लॉन्चिंग प्राइस टाटा कंपनी ने रखा था 445 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और जो लॉन्च हुआ 1200 रुपए में। जब लिस्ट हुआ उसी दिन, पहले दिन 1200 रुपए पे लिस्ट हुआ था। तो जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किए थे तो उनके तो उसी दिन इन्वेस्टमेंट 2.5 हो गई, राइट, 2.5x हो गई। तो दैट इज द थिंग, कभी कभी आईपीओ में इतने अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। अगर आपने 15,000 रुपए डाले होते वो टाइम पे, तो आपके 15,000 रुपए 37,000 हो गए सेम डे जिस दिन कंपनी ने शेयर लॉन्च किया। तो ऐसा भी इंडियन मार्केट में होता है नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें वो कंसिडर करना है कि भाई मार्केट में इतने अच्छे आईपीओ भी आते हैं जो इतना अच्छा रिटर्न्स विद इन अ 1 डे दे जाते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वो हमें कंसिडर करना है। और वो प्राइमरी मार्केट्स में हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आईपीओ की वैल्यू हमें वर्कआउट करनी पड़ती है, वो अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं वो वर्कआउट करना पड़ता है ऑन मैक्सिमम। ये सब वर्कआउट होने के बाद लास्ट डे जब रहता है आईपीओ एप्लीकेशन का, उस दिन अप्लाई करना है, क्योंकि उस दिन हमें एक क्लियर पिक्चर पता चल जाता है आईपीओ का कि भाई आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, उसकी ग्रे मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। ये सब पता करके हमें फिर आईपीओ में अप्लाई करना है, अदरवाइज हमें आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियों में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं बनते। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम सोचते हैं तो डेफिनेटली उसमें रिटर्न्स बनते हैं। बट अगर हम शॉर्ट टर्म का टारगेट रख के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली समटाइम्स हमें वेट करना पड़ सकता है। आपको पता होगा नवंबर में इंडिया में आरईडीए इरेडा का प्राइमरी आईपीओ आया था। किसी को पता है इरेडा कंपनी? I'll show you. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का आईपीओ लॉन्च हुआ था नवंबर में। ये देखिए, ये कंपनी ने लॉन्च किया था 29 नवंबर 23, 29 नवंबर 23। ये अभी रिसेंट वाला है, 2 महीने पहले, राइट। कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग प्राइस रखी थी 33 रुपीज से 36 रुपीज।
ये आईपीओ की लॉन्चिंग प्राइस थी। जिन्होंने भी आईपीओ अप्लाई किया उनको वो 33 रुपीज पे मिल गया। उसके बाद ओपनिंग ही उसकी अप्रोक्सीमेटली डबल प्राइस पे हुई थी। ओपनिंग हुई थी 60 रुपीज पे ओपनिंग हुई थी, राइट। 60 रुपीज पे ओपनिंग होने के बाद ज्यादातर जिनको आईपीओ लगा था, लॉट हुआ था, उन्होंने वो बेचा और वो लो 50 रुपीज तक आया था और बाद में वापस 60 रुपीज पे ही बंद हुआ, क्योंकि इसका ओपनिंग और हाई प्राइस सेम है, राइट। तो वो 60 रुपीज पे ही बंद हुआ। बट अगर हमने इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी में वो टाइम पे इन्वेस्ट किया होता नवंबर में, इट्स 29 नवंबर 23, राइट। अगर वो टाइम पे हमने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो वी शुड हैव एन कैलकुलेशंस, अपने पास सामने कैलकुलेशन होनी चाहिए कि हम शेयर मार्केट क्यों कहते हैं, शेयर मार्केट में इतना ऐसा क्या है, शेयर मार्केट में कोई जादू तो नहीं है, बट शेयर मार्केट से कितने अच्छे रिटर्न्स बनते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये 29 नवंबर है, दिवाली के बाद वाला दिन, अप्रोक्सीमेटली दिवाली खत्म हुई थी तभी, 29 नवंबर 23, 2 महीने पहले। आज उस कंपनी की शेयर की वैल्यू है 161 रुपीज। जस्ट कैलकुलेट दैट कि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाले होते, 33 रुपीज में कंपनी ने अलॉट किया था शेयर्स, तभी अगर डाले होते, या फिर उस दिन अवेलेबल था 50 रुपए में भी, 50 रुपए में भी अगर आपने उस दिन खरीदा होता शेयर्स और 1 लाख रुपए इसमें डाले होते, तो आज आपके 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए बन गए होते विद इन पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। नवंबर से दिसंबर हुआ, दिसंबर से अभी तक जनवरी खत्म नहीं हुआ है, जनवरी का 29 जनवरी नहीं आया है, बट विद इन 2 मंथ्स इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी ने 300 टाइम्स रिटर्न दिए हैं। ये आपके सामने प्रैक्टिकल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है, बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाती है, बट आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई ये सब चीजें मार्केट में प्रैक्टिकल पॉसिबल है। ये आप समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता और सिर्फ 2 महीना होल्ड करते तो 2 महीने में आपके 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए बन जाते हैं, कुछ भी किए बिना आपका पैसा आपके लिए काम करता है। 3 लाख बन जाने के बाद यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ 1 लाख निकाल देते और 2 लाख वैसे ही रखते, तो वो 2 लाख आगे और बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। बट अभी इसमें थोड़ा रिट्रेस होगा और रिट्रेस होके बाद बढ़ेगा, तो अभी राइट समय नहीं है इन्वेस्ट करने का, बट तभी इनिशियल लेवल में हम इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते थे, जो आज बहुत बढ़िया 300% रिटर्न देके गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है इंडियन मार्केट में जिन्हें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और जिनमें इन्वेस्टमेंट करके हम अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, बट ये प्रैक्टिकली मार्केट में होता है, ये हमें पता नहीं होता है। अभी आप सबको तो शेयर मार्केट पिछले 1 साल से तो मिनिमम पता ही होगा, सबने जो फॉर्म भरा है उसमें तो लिखा है 6 महीने से ज्यादा मुझे पता है शेयर मार्केट पता है, बट किसी ने ये शेयर में इन्वेस्ट किया, ये पेनी शेयर था 33 रुपीज पे लॉन्च था, 50 रुपीज में फर्स्ट डे मिल रहा था और 50 रुपीज में लेके रखते तो भी आज अच्छे रिटर्न बन जाते। वही जो पैसा हमने बैंक में रखा, वो बैंक में हमने कितना रिटर्न्स कमाया इंटरेस्ट पे, बैंक तो मंथली सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट देती है, 1 लाख रुपए रखोगे तो 500 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट, बट वही 1 लाख आज ये 2 महीने में 3 लाख रुपए बन जाता कुछ किए बिना। तो ये है शेयर मार्केट की पावर, और ये मैं आपको रिसेंट शेयर दिखा रहा हूं, रिसेंट 29 नवंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था। उस दिन 50 रुपए पे ये अवेलेबल था, अगर आपको आईपीओ में नहीं लगता तो भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते 50 रुपए में, तो उसके बाद 2 महीनों में ये आज 161 पे गया है और इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। आपके 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए बन जाते हैं और आप जिस 1 लाख रुपए निकाल के 2 लाख रुपए इसमें रख के आराम से सो पाते। तो ये होती है स्टॉक मार्केट की पावर, जो हम नहीं सोच सकते। ये जो हम इंट्राडे डेली ट्रेडिंग ये तो एडिशनल हमें करना है, नहीं करना है ऐसा नहीं है, बट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द मार्केट, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर अपने पास 1 लाख रुपए है तो पूरा 1 लाख रुपए इंट्राडे के लिए लगाना है क्या? नहीं, वो कभी भी नहीं करना है। हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, सेकंड होना चाहिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करनी है बट वो सेकंड प्रायोरिटी पे करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और 30 to 40% अमाउंट में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं।
इनिशियल जो स्टैंडर्ड्स है शेयर मार्केट के उसमें तो कहा गया है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स है वो 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20% में ही ट्रेडिंग करते हैं। बट इनिशियल लेवल पे हमारे पास सपोज अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अभी पैसा नहीं है तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? तो हम ट्रेडिंग करके पैसा ला सकते हैं, डेफिनेटली वो सही बात है। बट हमें अपने कैपिटल का पूरा 100% कभी भी ट्रेडिंग में नहीं लगाना है। पूरे 100% अमाउंट पे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर सपोज किसी ने 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया होता पूरा, तो उसके 3 लाख तो बन जाते, पर इंट्राडे वाला 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए कमा पाया 2 महीनों में? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने 1 लाख से भले 1 लाख रुपए दिसंबर में कमाया होगा, तो जनवरी में मार्केट ज्यादा वोलेटाइल था तो उसका 1 लाख में से कुछ 50,000 रुपए गया भी होगा। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द जनवरी वो 1.5 लाख पे ही आएगा वापस। बट 1 लाख के 3 लाख नहीं होते इंट्राडे में या फिर डेली ट्रेडिंग में, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मार्केट में हमें क्या करना है, कैसे हम पैसा बना सकते हैं और कैसे अपने पैसे को बड़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मार्केट में, से बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, किन्होंने 500 टाइम्स रिटर्न दिए है, किन्होंने 200 टाइम्स रिटर्न दिए है, किन्होंने 100 टाइम्स दिए। अभी ऐसा नहीं कि हम अपना पूरा पैसा इसी एक ही शेयर में लगाएंगे, वो तो सही बात है, बट फिर भी अगर ऐसे अच्छे शेयर्स में हम पैसा लगाते हैं तो हमें कुछ ना किए बिना भी बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो हमें ये सोचना है और ऐसे शेयर्स वर्कआउट करने, फाइंड आउट करने जिससे इतने अच्छे रिटर्न बन सके। और 80%, आई विल टेल यू पर्सनली कि मैं क्या करता हूँ, मैं 80% इन्वेस्ट करता हूँ, 20% से ट्रेडिंग करता हूँ। बट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो नए हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि भाई आप 60% तो इन्वेस्ट कीजिए और 40% से ट्रेडिंग कीजिए। और 40% से जो भी प्रॉफिट आता है, सपोज आपको 1,000 रुपए आए, 2,000 रुपए, तो आप वो इन्वेस्टमेंट में लगाइए। आपका ट्रेडिंग का जो कैपिटल है वो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती है, बट आपका इन्वेस्टमेंट का कैपिटल बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कैपिटल से आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा रिटर्न दे जाते हैं। तो वो हमें याद रखना है, मिनिमम 60% तो इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, 40,000 रुपए आप ट्रेडिंग के लिए रख सकते हो, 10,000 अगर आपके पास है तो 6,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए, 4,000 रुपए से ट्रेडिंग कीजिए। 4,000 रुपए ये स्मॉल अमाउंट हो जाता है ट्रेडिंग के लिए वैसे तो, बट फिर भी अगर आप 4,000 से ट्रेडिंग करते हो, उसका 5 बनाया, 10 बनाया, फिर 10 के बाद वापस उसमें से 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए डाले और वो फिर 8,000 से ट्रेडिंग, ऐसा भी कर सकते हैं। बट उसको सिस्टमेटिक ऐसे करना है। बट इन्वेस्टमेंट अपना टारगेट होना चाहिए, ये सबको याद रखना है। इन्वेस्टमेंट से बहुत बढ़िया एसेट बनता है, इन्वेस्टमेंट से बने हुए रिटर्न्स लंबे टर्म्स के लिए हमें अच्छे रिटर्न देखे जाते हैं, और जिसमें लॉस की कोई भी अपॉर्चुनिटीज या रिस्क नहीं होती है, समझे? तो इसीलिए हमें शेयर मार्केट में काम करना है और शेयर मार्केट से अच्छे रिटर्न्स लेने हैं। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी में आईपीओ होता है, सेकेंडरी में जो जहाँ पे हम डीमेट अकाउंट पे ट्रेडिंग करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है उसके रिजल्ट्स भी हम देख सकते हैं। तो रिजल्ट्स कहाँ पे देख सकते हैं? तो उसके लिए एक वेबसाइट है आईपीओ वॉच करके, ये देखिए IPOWatch.in, ये वेबसाइट है जिसपे आप अपने कमिंग आईपीओस की वैल्यू देख सकते हैं, कौन सा नया आईपीओ आने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है, जो भी है वो सब डिटेल्स यहाँ पे होती है। उसके सारे डिटेल्स होते हैं, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कितना वर्कआउट होगा, आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे आती है। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे होती है। ये सब चेक करके आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये देख सकते हो। तो ये IPOWatch.in करके वेबसाइट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो IPOWatch.in पे जाके पहले उसकी वैल्यू देखने की, लास्ट डे होता है जिस दिन आईपीओ बंद होता है उसी दिन उसको अप्लाई करना है, उससे पहले नहीं करना है, क्योंकि पहले 2 दिन शायद पिक्चर अलग होता है, बट 3rd दिन राइट पिक्चर सामने आ जाता है कि जितने लोगों ने उसे अप्लाई किया है, सब्सक्रिप्शन कितना है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। डिपार्टमेंटला आले होते के बाद हम लास्ट डे अगर अप्लाई करते हैं, काय तुम्हाला काही वो तो लॉटरी सिस्टम ही होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम पहले दिन अप्लाई करें या लास्ट दिन, बट लास्ट दिन अप्लाई करके हम इससे अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं। तो ये हमें माहिती तो आहे का नहीं है, डिटेल्स IPOWatch.in वेबसाइट पे मिलती है। तो यहाँ पे हम ये डिटेल्स ले सकते हैं और ये डिटेल्स लेके हम अपना डिसीजन ले सकते हैं।
सो प्लीज नोट डाउन दिस वेबसाइट ipwatch.in। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप वर्कआउट कर लीजिए, और कोई भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप ये वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, चेक करके फिर डिसाइड करेंगे भाई आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, व्हाट एवर इट इज। ये सब चीजें यहाँ पे आती है। ये देखिए अभी आईपीओ किनके आने वाले हैं, कौन से क्लोज हो गए आज, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, व्हाट एवर इट इज, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आती है। तो हमें ये सबसे चेक करना है और फिर लेना है, भाई आईपीओ लेना है नहीं लेना है, व्हाट एवर इट इज, जो भी प्राइस है ये सब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इससे वर्कआउट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे भाई हमें आईपीओ लेना है नहीं लेना है, व्हाट एवर इट इज, ये सब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये नोट डाउन करके लिख लीजिए, ipwatch.in ये वेबसाइट है, इससे मदद मिलती है आईपीओ लेना है नहीं लेना है, व्हाट एवर इट इज। और इससे हमें जो पता चलती है प्राइस होती है वो ग्रे मार्केट की होती है। आईपीओ ओपन होने से पहले इस पे प्राइस अपडेट हो जाता है कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या चल रहा है ग्रे मार्केट में, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई इसे हमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, व्हाट एवर इट इज। आईपीओ वॉच पे अच्छा अपडेट आता है। इसके बाद आता है भाई हमने तो सीखा कि भाई शेयर प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, बट ये सब की ट्रेडिंग कहाँ पे होती है, तो अपने डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग होती है। हर एक के पास अपना डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अभी डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, आपके सबके अकाउंट्स होंगे डेफिनेटली, किसी का जीरोधा में होगा, किसी का एंजल वन में होगा, किसी का कोटक में होगा डेफिनेटली। बट कोई भी ब्रोकर हो नॉर्मली तो मिनिमम 20 रुपीज चार्ज करता ही है। देर आर फ्यू ब्रोकर्स जो फ्री में भी ब्रोकरेज अकाउंट देते हैं, डीमेट अकाउंट देते हैं, जिसमें ट्रेडिंग के कोई चार्जेस नहीं लगते। जिनका डीमेट अकाउंट है वो तो अपने डीमेट अकाउंट में ही प्रोसेस कर सकता है ट्रेडिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है दे मे कैन कॉन्टेक्ट अस, तो वी विल हेल्प देम टू क्रिएट अ फ्री डीमेट अकाउंट जिसमें आपको ट्रेडिंग के भी चार्जेस नहीं लगेंगे। बाकी आपके जितने भी अकाउंट्स हैं जिसमें आपको 20 रुपए बाइंग का मिनिमम और 20 रुपए सेलिंग का मिनिमम लगता है, और उसके ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं। 20 रुपए तो मिनिमम फिक्स चार्ज रहता है, उसके ऊपर टैक्सेस रहते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज पर ट्रेड हमें चार्जेस देने पड़ते हैं अपने ब्रोकर को, और वो मैंडेटरी होता है। बट वो तो ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी डीमेट अकाउंट खोल के रखा है तो उतना आपको देना ही पड़ेगा। बट देर आर फ्यू ब्रोकर्स जिनके फ्री अकाउंट्स होते हैं, जिसके ट्रेडिंग के लिए कुछ चार्ज नहीं लगते, और जिनके पास अकाउंट है और या किसी के पास अकाउंट होने के बाद भी अगर उनको फ्री अकाउंट चाहिए, सो दे कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, वी विल सेंड यू द लिंक कि भाई ये आप अकाउंट से अपना फ्री अकाउंट निकाल सकते हो, जिसमें आपको ब्रोकरेज कुछ नहीं देना पड़ेगा। फ्री ब्रोकरेज रहेगा तो आपके ब्रोकरेज के पैसे बचते हैं। सिंगल सिंगल पेनी बचा के हम अच्छा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन होता है। अगर आप डेली ट्रेड करते हो 50 रुपए भी अगर आप डेली ट्रेड के लिए खर्चा करते हो, डेली अगर आप 2 ट्रेड करते हो सपोज, तो आपका डेली का 100 रुपया जाता है। महीने में 22 दिन होते हैं वर्किंग शेयर मार्केट के, अगर 22 दिन का हम कैलकुलेट करें तो महीने का 2200 रुपए होता है, और साल का अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए होता है। साल का 25,000 रुपए होता है, 50 नहीं 25,000 रुपए होता है अगर आप 2 ही ट्रेड करते हो तो बट फिर भी ये 25,000 बड़ी अमाउंट होती है स्मॉल पर्सन के लिए। अगर हमें अपने प्रॉफिट से 25,000 नहीं देने ब्रोकर को, तो फिर आप फ्री अकाउंट भी निकाल सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, हमारी कोई कंपल्शन नहीं है, बट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर किसी को फ्री अकाउंट निकालना है सो दे कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, तो वी विल हेल्प यू विद द फ्री अकाउंट, जिसमें आपको ट्रेडिंग के कुछ चार्जेस नहीं लगे, बट उसमें भी गवर्नमेंट चार्जेस लगेंगे जो 6 to 7 रुपीज रहते हैं, दैट इज मैंडेटरी। फोटो सेशन तो हमें ध्यान में रखना। ये ब्रोकरेज चार्जेस है वो तो कंपलसरी लगते ही है। आपका कोई भी अकाउंट हो डेफिनेटली ये ब्रोकरेज चार्जेस है। एसटीडी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एसटीडी लगता है, सीटीडी स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों एसटीडी लगता है, वो तो कंपलसरी इक्विटी डिलीवरी पे, इक्विटी इंट्राडे पे, एफएनओ पे एंड एफएनओ ऑप्शंस पे, ये तो कंपलसरी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस है जो एनएससी और बीएससी चार्ज करता है। अगर आपने एनएससी पे बाय किया तो एनएससी चार्ज करेगा, बीएससी पे चार्ज किया तो बीएससी चार्ज करेगा। बट ये तो दोनों पे फिक्स ही है, बट दोनों पे ये चार्जेस देने पड़ते हैं। फ्यूचर जो है वो सिर्फ एनएससी पे अवेलेबल है, और एफएनओ के ऑप्शंस भी सिर्फ एनएससी पे अवेलेबल है, तो उसका चार्ज सिर्फ एनएससी को जाता है। जीएसटी जो है वो कंपलसरी हर ट्रेड में हमें देना पड़ता है, जो 18% रहता है ऑन ब्रोकरेज रहता है। ये अपने वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, जो अपना 40 रुपए ब्रोकरेज है उसके ऊपर 18% लगता है, बट ये तो मैंडेटरी होता है, वो तो हमें देना ही पड़ता है हर केस में। और प्लस सेबी चार्जेस होते हैं वो ₹10
पर करोड़ है, ये 10 रुपया 1 करोड़ के ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिए है, तो उसके वो परसेंटेज में लगता है, बट अप्रोक्सीमेटली 1 रुपीज अपना कटता है सेबी चार्जेस में। स्टैम्प चार्जेस रहते हैं वो 0.015 और 1500 पर करोड़ रहते हैं अप्रोक्सीमेटली, वो भी अप्रोक्सीमेटली 1-2 रुपया कटता है अपना। तो इस पे अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 रुपए अपने पर डे पर ट्रेड जाते हैं, बाय और सेल दोनों मिला के। तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट कि भाई 10 रुपए अपना गवर्नमेंट को डेली पर ट्रेड के ऊपर जाता है। यू हैव टू कैलकुलेट दैट, वो भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है कि भाई अपना पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये, और आप जो भी ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद आपको नोट आता है शाम को, आपका ट्रेड नोट आता है, तो उसमें आप देख सकते हो भाई इतने चार्जेस आपके अकाउंट से कट हुए, वो आप अपने नोट में देख सकते हो। अभी जो हमने निफ्टी 50 कहा, तो उसका निफ्टी 50 का जो डिवाइड किया है एनएससी में, तो वो हमें देखना है भाई निफ्टी 50 में जो भी शेयर्स है इंडिया के, वो कौन कौन से शेयर से आते हैं और कौन से सेक्टर से आते हैं और उनका उसमें पार्ट क्या है। इंडिया में जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है, लाइक बैंक्स है, इंस्टीट्यूट्स है, बजाज फाइनेंस है, ऐसी जो बड़ी कंपनीज है जो सब फाइनेंस इंडस्ट्री से आती है, ऑल बैंक्स प्लस ऑल फाइनेंस इंडस्ट्री, उनका जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो अप्रोक्सीमेटली 36% है। 35.95 मतलब 36% हो जाता है। उसके बाद जो आईटी कंपनीज है, लाइक टीसीएस है, विप्रो है, कोफोर्ज है, देयर आर सो मेनी कंपनीज, इन्फोसिस है, इन सब का जो आईटी कंपनीज है इंडिया की, जो यूएस मार्केट में सबसे ज्यादा उनका बिजनेस होता है आईटी कंपनीज का, उन सब का जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 14% है। तो जिस दिन आईटी डाउन होता है या जिस दिन आईटी अप होता है, तो वो मार्केट को डेफिनेटली अप पुश या डाउन करते हैं। तो हमें ये भी डेली देखना पड़ता है कि भाई आईटी इंडेक्स क्या है, फाइनेंशियल इंडेक्स क्या है, बैंक निफ्टी कहाँ पे है, फिन निफ्टी कहाँ पे है, ये सब इंडेक्सेस हमें देखने पड़ते हैं, तभी हमें निफ्टी का मूव कैच करने में आसानी होती है। उसके बाद ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स, जो ऑयल गैस कंपनीज है, कंज्यूमर फ्यूल्स वाली कंपनी है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, जो ऑयल की कंपनी है, नेचुरल गैस ओएनजीसी है, उन सब का स्टेक जो है वो अप्रोक्सीमेटली 11.24% है, मतलब 11% है। तो वो भी हमें मूवमेंट्स देती है, और वो मूवमेंट्स भी अच्छे तरह से कैच करने से अच्छा पैसा बन सकता है, बट वो हमें नोट करना पड़ता है। और उसके हिसाब से जिस दिन कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है जो ऑयल का इंडस्ट्री के लिए अच्छी हो, तो फिर ऑयल के शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो फिर ऑयल इंडस्ट्री और इंडेक्स भी बढ़ता है, तो वो भी हमें देखना आसान होता है, और उससे हम अच्छे ट्रेड ले सकते हैं और उससे ट्रेड से फायदा होता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, तो उनका भी 9.29% स्टेक है, तो वो भी हमें देखने पड़ते हैं। कंज्यूमर गुड्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ऐसी जो कंपनीज है, बजाज के भी कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, आईटीसी है, तो इन सब के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उनका भी स्टेक 9.29% है। तो ये जैसे जैसे कुछ फंक्शंस आते हैं, कुछ दिवाली आती है, जो भी बड़े फंक्शन है तब आते हैं, तब ये कंज्यूमर गुड्स का जो मार्केट का वैल्यू है, जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, और सप्लाई तो उतना ही रहता है क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही होता है, डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, इसके लिए उसकी प्राइस वो सीजन फेस्टिवल में बढ़ जाती है। तो ये भी हम सीजनल इसको टारगेट कर सकते हैं, और सीजनल आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हो, तो सीजनल वाइज कंज्यूमर गुड्स के प्राइस जिस बढ़ते रहते हैं, तो वो भी हमें देखना है। कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट्स कंपनीज है या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज है, उनका प्राइस कम ज्यादा होते रहता है। जब भी बिजनेस अपना कोविड के टाइम पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस थम गया था, स्टॉप हो गया, सेल नहीं हो रहे थे प्रॉपर्टीज, नया कंस्ट्रक्शन बन नहीं रहा था, तभी कंस्ट्रक्शन के शेयर जो बहुत डाउन हुए थे। बट जैसे ही कोविड खत्म हुआ, उसके बाद जो मार्केट ने फ्लाई किया है, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन शेयर्स की भी वैल्यू बहुत बड़ी है, बट उसका भी स्टेक 4.24% है। तो वो भी हम देख सकते हैं भाई, उसमें सीमेंट्स वगैरह के इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन स्टेक के हिसाब से बढ़ता है प्राइस। हेल्थ केयर कोविड जब आया था, तभी हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स थे उन सबके प्राइसेस बहुत बड़े थे, उसका भी 4% शेयर्स है। तो ये भी हमें फार्मा इंडस्ट्री का ध्यान रखना पड़ता है भाई, फार्मा इंडस्ट्री कहाँ पे है, फार्मा निफ्टी क्या अपडेट दे रही है, और उसके हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री में जो शेयर्स है, लाइक सिप्ला है, बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके शेयर्स की स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है क्या नहीं, वो हमें यहाँ से पता कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। मेटल्स एंड माइनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेटल्स, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये सब स्टील्स के प्राइस, और मेटल्स और माइनिंग्स और ऑयल गैस, ये सब गवर्नमेंट डिसीजंस के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, इसके मूवमेंट अवेलेबल रहती है। बट नॉर्मली क्या होता है, चाइना गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ उनके रूल चेंज किए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज किया, तो उसका इफेक्ट भी मेटल्स और ऑयल गैस में आता है,
और ऑयल गैस का कंजम्पशन सबसे ज्यादा यूएस में होता है, नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल का, और उसका ऑपरेशन भी यूएस से ज्यादा होता है। तो उसके लिए ऑयल गैस और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इसका रेट्स डेफिनेटली अमेरिकन मार्केट के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है, और मेटल्स और माइनिंग के फॉरेन कंट्रीज के ऊपर रहता है। चाइना जो सबसे ज्यादा कंजप्शन करता है मेटल्स का, तो उसके लिए चाइना गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड रहता है। बट दैट वी कैन मैनेज, वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई उनसे कोई न्यूज है तो उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट आती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है? कोविड के बाद बहुत बढ़ा है, सेल बहुत बढ़ा है, मारुति का बढ़ा है, टीवीएस मोटर्स का बढ़ा है, हीरो का बढ़ा है। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है, इन सब कंपनीज के स्टेक्स और ऑटो इंडस्ट्री का इंडेक्स भी है, तो वो इंडेक्स से हम रिलेट कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री का एक अपना इंडेक्स होता है जो निफ्टी में अवेलेबल है, उन सबको हम इनसे रिलेट करेंगे, और कौन सी इंडेक्स पॉजिटिव है उसके हिसाब से उस इंडस्ट्री से कोई भी शेयर्स में हम डेली मार्केट के लिए, इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट वो हमें इससे रिलेट करना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, वो भी हमें देखना है। टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज है इंडिया में, तो अभी दो बड़ी कंपनियां दो रही है टेलीकम्युनिकेशन में, एक भारती एयरटेल है और दूसरा रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो का मार्केट का स्टेक अभी कम है, क्योंकि रिलायंस जियो अभी रिलायंस से अलग पिछले साल ही हुआ, बट रिलायंस उसमें भारतीय एयरटेल अभी टॉप में है टेलीकम्युनिकेशंस में, बट जियो के कस्टमर्स ज्यादा है। बट जियो इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अभी फ्यूचर में जियो ज्यादा आगे जाएगी, तो जिनके पास अभी कुछ पैसा है, स्मॉल अमाउंट भी है, तो रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंडामेंटल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस अलग होता है कि इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट करके रिटर्न लेना है, बट फंडामेंटली रिलायंस जियो इज अ गुड ऑप्शन जहां पे हम टेलीकम्युनिकेशन में से जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल की प्राइस तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उसमें इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न मिल सकते। पावर पावर कंपनीज के भी अच्छे अच्छे शेयर्स है, पेनी स्टॉक्स है, जेपी पावर वगैरह स्मॉल स्टॉक्स है, रिलायंस पावर है, ऐसे छोटे मोटे स्टॉक्स है जिनकी प्राइस अभी भी कम है, 100 रुपीज से कम है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको पावर में मिल जाएंगे जो फ्यूचर में इनकी प्राइस बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो पावर स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, इनकी पावर स्टॉक की प्राइसेस अभी फिलहाल तो कम है। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, स्टील में मटेरियल्स होता है, मेटल में मटेरियल्स होता है, तो वो मेटल्स कंपनी का भी स्टेक 1.94 मतलब 2% है, और जो अदर सर्विसेज देते हैं उनका भी 0.77% स्टेक है। तो ये सब स्टेक हमें कंसीडर करना है कि भाई ये सब स्टेक का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और ये सब स्टेक्स में ये सब इंडेक्स कहाँ पे है, उसका क्या बर्ताव है, उसमें से क्या स्टेक्स आ रहे हैं, इस सब के हिसाब से हम डेली इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर इन सब का कंप्लीट इम्पैक्ट होकर निफ्टी पे होता है, और उसके हिसाब से निफ्टी ऊपर या नीचे जाती है। तो वी हैव टू मेक अ नोट ऑफ दिस कि भाई ये सब सेक्टर के वजह से मार्केट में मूवमेंट होती है। अभी जो डेली की मार्केट मूवमेंट होती है, तो नॉर्मली अगर हम निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, ये इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा होता है, वो तो हमें करना है, डेफिनेटली करना है इंट्राडे ट्रेडिंग, बट वी सजेस्ट यू जो भी नए ट्रेडर्स है वो सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करें। बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी निफ्टी से बहुत ज्यादा होती है, और बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा मूव करता है, तो वी सजेस्ट ऑल नए जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम पहले 1 महीना तो सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करें। निफ्टी में ट्रेड करने का आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा होता है, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी। बट इनिशियल लेवल पे फर्स्ट 1 मंथ अगर जैसे दिन से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, तो निफ्टी में ही ट्रेड करें, और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, क्योंकि आपको वोलेटिलिटी एक बार समझ में आती है, तो उसके बाद यू कैन टेक योर रिस्क अंडरस्टैंड। इनिशियल लेवल पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो इनिशियल लेवल पे बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी कंपेयर टू निफ्टी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए ये हमें ध्यान में रखना है। 1 फरवरी अभी आ रहा है, जिस दिन बजट डिक्लेयर होगा 31 जनवरी और 1 फरवरी को, उस दिन भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस दिन अगर ऑप्शंस में आप कुछ ट्रेड लेते हो तो बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड मूव होता है उस दिन मैक्सिमम टाइम। मार्केट में कुछ बजट में कुछ अच्छे न्यूज आए, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे डिक्लेयर किया, तो डेफिनेटली उसको पॉजिटिव वे में लेगा, बट उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी ज्यादातर आती है नॉर्मल। अगर आप हिस्ट्री देखोगे बजट के दिन जो भी रिप्लाई करता है, तो दोनों देता है मार्केट डाउन और ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट मतलब 42,000 से 39,000 3,000 पॉइंट की मूवमेंट एक ही दिन में। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ये अपना बजट डिक्लेयर हुआ, बजट डिक्लेयर होने के बाद 3,000 पॉइंट्स की मूवमेंट बैंक निफ्टी में आई थी एक ही दिन।
तो ये बजट के दिन की वोलेटिलिटी होती है, तो ये हमें याद रखना है। निफ्टी में भी बजट के दिन 500 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी, 500 पॉइंट्स की। तो ये हमें याद रखना है कि भाई बजट या फिर कोई जो इंपॉर्टेंट ओकेजन रहते हैं उस दिन हमें अगर ट्रेड करना है तो संभाल के करना है, और अगर वॉच करना है तो आप वॉच कर सकते हो, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। ये सब डेज में कैसे ट्रेडिंग होती है ये आपको पता चले बस। कि बैंक निफ्टी का जो स्टेक है निफ्टी में वो 36% है, आईटी इंडेक्स का स्टेक है वो 14% है, रिलायंस का स्टेक है वो 10% है, एल&टी का स्टेक जो है वो 0.4% है, आईटीसी का स्टेक है वो 0.5% है। तो टोटल निफ्टी में इन सबका वेटेज 69% है। तो ये सब इंडेक्स हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं मार्केट निफ्टी का मूवमेंट कैच करने के लिए, और निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकती है उसको वर्कआउट करने के लिए। जैसे हमें पता चले भाई निफ्टी की मूवमेंट क्या है और उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सके, ये इंट्राडे में काम आता है। तो दिस इज फॉर द जस्ट इंफॉर्मेशन, जब हम इंट्राडे सीखेंगे तभी इसका यूज डेफिनेटली करेंगे, बट आपको पता हो इसके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बट जब हम इंट्राडे करते हैं तब हमें ग्लोबल मार्केट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ग्लोबल इंडाइसेस को भी देखना पड़ता है कि भाई ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स हम कहाँ पे देखते हैं? ग्लोबल मार्केट्स हम देखते हैं investing.com पे। त्याला आता सुशांत कधी शुक्रवार शनिवारचा सॅटर्डे ऑफ टाकून गेला असेल, म्हणजे शुक्रवार लास्ट डे झालं, शनिवारी पण झालं असेल, सोमवारचं सुट्टी होती बुवा, ठीक आहे. आणि आज कालचं वर्किंग डे होता, काल होता की नाही माहित नाही, होता की नाही माहित नाही, मग आपल्याला गेला कधी माहित नाही आपल्याला. झाकेरेला वरतून कोणीतरी सांगितलं असतं त्याच्यावर झाकेरे काय इंटरेस्ट केलं ना. तसंच राहतं ते, कारण का की ये देखिए ये सब ग्लोबल इंडेक्सेस है कि भाई ग्लोबल इंडेक्सेस कहाँ कहाँ चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। तो हमें इसमें से सिर्फ ध्यान में रखना है कि भाई क्या क्या हो रहा है, और इसमें से हम ज्यादातर नॉर्मली यूएस को फॉलो करते हैं। भाऊ वरती गेला ना, प्रमोशन झालं भाऊचं, मग ते आता पुढचं याला प्रमोशनला कोण देऊ आहे संकल्पच आहे ना, तो होत का नाही मग ये अपने इंडिया के इंडेक्सेस है, फिर ऑस्ट्रेलिया के, चाइना के, हांगकांग के, इंडोनेशिया के, जापान के, मलेशिया, न्यूजीलैंड, आपला इसमें से हमें सिर्फ देखना है रिक्वायरमेंट यूएस के। यहाँ पे तो यूएस के दिखाई नहीं है। आता तर 4च आहे ना, तू सुशांत. बरोबर तुम्ही दोघं असू शकता. हा मग मी तेच म्हणतो ना, भाऊ सुशांत मनीष, बरोबर 4च आहे ना तुम्ही. आता भाऊ होता तर भाऊचं प्रमोशन झालं, मग एक असिस्टंटची जागा खाली झाली ना, आता तिच्यावर तर सुशांतच हे तसं पाहिलं आपल्या संकल्पचा. सर बैकग्राउंड नॉइज से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप प्लीज सबको अनम्यूट करेंगे सर? असं नको ते कोणाला. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मली हमें देखना क्या है कि यूएस में डाउ जोन्स पे क्या चल रहा है, S&P 500 में क्या चल रहा है और नास्डैक में क्या चल रहा है। या हम investing.com या फिर मनी कंट्रोल से भी देख सकते हैं कि भाई वो क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, बुलिश है, वेरी बुलिश है, व्हाटएवर इट इज। ये हमें देख रहा है मार्केट ओपन होने से पहले, टू जस्ट गेट एन आइडिया कि भाई अपने मार्केट्स कहाँ पे खुलेंगे, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, व्हाटएवर इट इज। तो हमें वी शुड गेट एन आइडिया, उसके लिए हमें ये सब चीजें देखनी है। उसके बाद जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग में हमें ध्यान में रखना है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये दो चीजों के बिना हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस और टारगेट का ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो फिर डेफिनेटली वी कैन वेट फॉर द प्राइस टू रिकवर, डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत नहीं होती इक्विटीज में। बट अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, देन वी हैव टू मेक श्योर कि भाई हमें स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है।
ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मार्केट के कंसिडरेशन को समझने से पहले ये अपने दिमाग में कंफर्म कर ले कि भाई विदाउट स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट के बिना हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। और ये अपने दिमाग में फुल एंड फाइनल होना चाहिए, वॉट एवर मे बी द कैलकुलेशन। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसमें कोई स्टॉप लॉस और टारगेट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम फंडामेंटल बेसिस के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या स्विंग पोजीशन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, देन वी हैव टू मेक श्योर कि भाई ये सब चीजें हमारे पास पहले से डिटरमाइन होनी चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस क्यों मैंडेटरी है भाई, ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। स्टॉप लॉस इज डिजाइन टू लिमिट एन इन्वेस्टर्स लॉस ऑन अ सिक्योरिटी पोजीशन। स्टॉप लॉस हमारा क्या है, लॉस जो है वो लिमिट में करता है। देखिए, अगर आपकी गाड़ी को ब्रेक नहीं रहेंगे तो आप गाड़ी नहीं चलाते, क्योंकि अगर किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं करते हो। तो स्टॉप लॉस भी हमारा गाड़ी का ब्रेक है। तो इसीलिए हमें विदाउट स्टॉप लॉस गाड़ी नहीं चलानी है। मतलब विदाउट ब्रेक अगर जैसे हम गाड़ी नहीं चला सकते, वैसे ही विदाउट स्टॉप लॉस में ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हर जगह पे स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, और वो पहले से डिटरमाइन होना जरूरी है, ये हमें समझना है। स्टॉप लॉस टू सेल स्टॉक एट मार्केट प्राइस व्हेन इट गोज डाउन लिमिट प्राइस। जैसे ही मार्केट में अगर हमने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है जिसकी प्राइस 150 रुपए हो गई है, और उसके बाद वो वापस नीचे आ रहा है, तभी हम प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और तभी हम मार्केट नीचे जाने से पहले उसे बुक करना चाहिए। इसके लिए उसे स्टॉप लॉस लगा के हमें सेल कर देनी चाहिए वो पोजीशन। नॉर्मली जो स्मॉल स्टॉक्स होते हैं उसमें 2% का स्टॉप लॉस मिनिमम लगाना चाहिए। ये कैसे रहता है, हर स्टॉक के ऊपर रहता है। जो अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब स्टॉप लॉस अलग होता है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल में जो चार्ट बनता है वो चार्ट के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस होता है। बट नॉर्मली अगर हम जो स्मॉल स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है 100 रुपीज से कम वाले, उसमें मिनिमम 2% का स्टॉप लॉस रखते हैं। मिनिमम 2% यानी 100 रुपया रहेगा तो 2 रुपीज होता है, बाकी वॉट एवर वे बी द वैल्यू, तो उसका कितना मिनिमम उसका स्टॉप लॉस रखना है, इंपॉर्टेंट तो। और 100 रुपए से ज्यादा अगर वैल्यू है तो उसमें डिपेंड्स अपॉन पोजीशन कितना स्टॉप लॉस रहेगा, वो वहां पे वर्कआउट होता है। बट मैंडेटरी है कि भाई स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं करनी है। दैट इज इम्पोर्टेंट। ट्रिगर प्राइस ऑर्डर इज रिलीज इन मार्केट। नॉर्मली क्या है, ये जो ऑर्डर हम मार्केट में अपने डीमेट अकाउंट में लगाते हैं तो उसमें ट्रिगर प्राइस और एसएल प्राइस, ऐसे दो एसएल ऑर्डर जब हम लगाते हैं तो उसमें हमें डालने पड़ते हैं। वो जब हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट का डेमो देखेंगे अपने अकाउंट में लाइव, तभी हमें वो पता चलेगा जो ऑर्डर्स हम लगाते हैं उसमें। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हम यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने आए हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। और ये सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि भाई टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स कैसे होते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो भी बड़े नाम्स है जिन्होंने अच्छी प्रॉपर्टी कमाई है, जिन्होंने अच्छा एसेट्स बनाया है इन्वेस्टमेंट से, वो सब इन्वेस्टमेंट से बनाया है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। राकेश झुनझुनवाला हो, दमानी जी हो, केडिया जी हो, जो भी बड़े बड़े नाम्स है, टॉप प्रोफाइल से आपके डीमेट अकाउंट में आप इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफाइल्स इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। उन सबकी जो लिस्ट है, उन्होंने सब इन्वेस्टमेंट से वो पैसा कमाया, और वो सेफ रहता है और लॉन्ग टर्म में उसमें एसेट बनाने में मदद होती है। तो वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ट्रेडर्स के। जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कहा था कि भाई 80% आपको इन्वेस्टमेंट करना है और 20% अमाउंट पे ही ट्रेडिंग करनी है। बट ट्रेडिंग करते समय भी लोग ध्यान नहीं देते। बट नॉर्मली ट्रेडर्स के तीन टाइप्स होते हैं जिन्हें हमने डिवाइड किया है। एक जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, दूसरा होता है जो ट्रेडिंग करता है, और तीसरा होता है गैम्बलिंग करने में। आजकल मार्केट में जो भी नए ट्रेडर्स आए वो सब गैम्बलिंग करते हैं, ट्रेडिंग कोई नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है, शेयर मार्केट सीखना पड़ता है। बट यूट्यूब से बेसिक नॉलेज लेके, इनकम्प्लीट नॉलेज लेके जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर मार्केट में आते हैं, वो सब ज्यादातर गैम्बलिंग करते हैं, क्योंकि वो बहुत रिस्की होती है, तो वो हमें नहीं करनी है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे पास उसका क्लियर व्यूज होना चाहिए। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई मार्केट में जो प्रॉफिटेबल होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है,
ट्रेडिंग वाला भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर बट वो रूल से ट्रेडिंग करे तो डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट गैम्बलिंग नहीं करनी। अभी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स क्या होते हैं भाई? बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म, उसका एक गोल होता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए वो बाय करता है, उसको डिविडेंड इनकम मिलता है। जब भी हम कंपनी के कोई भी स्टेक्स लेते हैं, टाटा के स्टेक्स लेते हैं, तो टाटा हर साल डिविडेंड देती है। वेदांता एक जो कंपनी है जो साल में 4 बार डिविडेंड देती है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है, जो हमारे इनिशियल वैल्यू से अलग होती है। जो डिविडेंड हमारे अकाउंट में अभी डायरेक्टली आ जाता है, पहले कैश में जिसके चेक आते थे घर पे, अभी वो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, तो अपना जो डिमेट अकाउंट अटैच रहता है अकाउंट को, उसी अकाउंट में वो डायरेक्टली जो भी 2 रुपया हो 1.5 रुपीज हो वॉट एवर इट इज, जो डिविडेंड कम देते हैं, बट वॉट एवर इट इज वो एडिशनल हमें इनकम मिलते रहता है। और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जैसे कि हमने बताया कि इरेडा में हमने 1 लाख रुपए डाले होते तो आज 3 लाख रुपए बन गए होते 2 महीने में। तो ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के फायदे हैं कि भाई ये आप लॉन्ग टर्म का सोच के अगर 1 लाख रुपए इरेडा में डाल देते तो उसके आज 3 लाख रुपए हो गए होते, फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो आज विड्रॉ कर ली होती और वापस वहां पे 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते थे। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट्स होते हैं, और इन्वेस्टमेंट का ये प्रॉफिट है, एडिशनल बेनिफिट है कि उसका पैसा कहीं नहीं जाता है। मैक्सिमम 95% तो सेफ ही रहता है अगर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए तो। 5% रिस्क रहती है, इसके लिए हमें शेयर मार्केट का नॉलेज लेके अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे हमारा पैसा बढ़े और अच्छा वर्कआउट हो सके। दूसरे टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं जिनको हम जो आते हैं मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए क्या होता है? ट्रेडिंग में रिस्क होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। बट यहाँ पे टेकिंग हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न्स, हम जो इंट्राडे करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, उसमें रिस्क भी होती है बट अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। हम बैंक में पैसा रखते तो साल का हमें 6% मिलता है, बट मार्केट में इंट्राडे करने वालों को दिन का 10%, 15%, 20%, 25%, 50% भी रिटर्न मिलता है, कभी कभी 100% भी मिल जाता है। कल जैसा मार्केट था तो कल 100% से ज्यादा रिटर्न आए, आज भी मार्केट अच्छा था, वन वे मूव में दिया, दोनों साइड मूव दिया आज मार्केट ने, तो दोनों साइड में अच्छे अच्छे लोगों ने 50% रिटर्न बनाए। तो ऐसे अगर ट्रेंडी मार्केट रहेगा तो अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, बट उसमें रिस्क भी होती है। तो इसीलिए हमें ट्रेडिंग के लिए 20% से ज्यादा अमाउंट हम नहीं रखते, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो। बट इनिशियल न्यू स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं कि भाई आप 60% इन्वेस्ट करो, 40% ही अमाउंट ट्रेडिंग के लिए रखो, जिससे आपका कैपिटल लॉस ना हो, और कैपिटल से जो प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग से वो आप वापस इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट करें। प्लान गेम फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, जो ट्रेडिंग होती है वो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। कैसे रहता है? इंट्राडे ट्रेड है तो सेम डे खत्म हो जाएगा, स्विंग ट्रेड है तो 3 से 4 दिन या 5 दिन का मूवमेंट रहता है तो उस दिन के लिए वो स्विंग ट्रेडिंग लेती है। शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड्स रहते हैं जो 10 से 15 दिन के लिए रहते हैं। तो वैसे ट्रेडिंग होती है जो नॉर्मली लोग ट्रेड्स करते हैं, उनकी पोजीशन नॉर्मली इतने दिनों के लिए ही होती है। इंट्राडे है तो 1 दिन में खत्म, शॉर्ट स्विंग है तो 4-5 दिन में खत्म, उससे बढ़िया शॉर्ट स्विंग है तो फिर 10-15 दिन में खत्म। बट ज्यादातर ट्रेडिंग करने वाले इतने 10-15 दिनों में ट्रेड करके वो ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं, तो फिर नया ट्रेड लेते हैं। लेडीज ओके, अगर प्रॉफिट कमाते हो तो वैसे ट्रेड करना और वैसे मूवमेंट कैच करना अच्छी बात होती है, बट वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड, ये सब लर्न करके पॉसिबल है, लर्न करने के बाद आप ये चीजें कर सकते हो। बट मार्केट में सबसे रिस्की चीज है और सबसे ज्यादा जो लोग है वो है गैम्बलिंग करने वाले। अभी ये गैम्बलिंग क्यों करते हैं हमें नहीं पता, रिस्क क्यों लेते हैं हमें नहीं पता, होप ट्रेडिंग क्यों करते हैं हमें नहीं पता, बट ये बहुत गलत बात है कि आप शेयर मार्केट का नॉलेज ना लेते हुए शेयर मार्केट में काम करते हो। आपको अगर कोई नई गाड़ी BMW चलानी है तो BMW चलाने से पहले BMW के फंक्शंस आप समझते हो, तो ये BMW के फंक्शंस क्या है, वो कैसे ऑपरेट होती है, उसके गियर्स कहाँ पे है, उसके ब्रेक्स कहाँ पे है, अगर वो ऑटोमेटिक है तो फिर ऑटोमेटिक्स में उसको कैसे रन करना है, कौन से पॉइंट पे रन करना है, कैसे उसको वर्कआउट करना है, ये सब चीजें आप बेसिकली अंडरस्टैंड करके फिर आप गाड़ी चलाते हो। और इनिशियल लेवल पे आप गाड़ी स्लो चलाते हो जब तक आपको उसका पूरा आइडिया ना आ जाए। पूरा आइडिया आने के बाद आप उसको अच्छे रेस से अच्छे स्पीड से भगा सकते हो, बट इनिशियल लेवल पे आपको पहले उसका आइडिया लेना पड़ता है। तो शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करने से पहले और इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर मार्केट को समझना जरूरी है, उसका आइडिया लेना जरूरी है। बट गैम्बलिंग करने वाले लोग हाई रिस्क लेते हैं एंजॉयमेंट के लिए। अभी जिसके पास ज्यादा पैसा है वो तो एंजॉयमेंट के लिए लेता है, बट बहुत सारे छोटे लोग रहते हैं, स्मॉल पीपल्स रहते हैं, वो होप ट्रेडिंग करते हैं कि मेरे हिसाब से ट्रेड जाएगा, इसके लिए मैं ट्रेड लेता हूँ, बट बहुत बार उनका लॉस होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी लक के ऊपर काम नहीं करता, ये ध्यान रखना है। किसी एक दिन साल में 10 दिन ऐसे आएंगे जिस दिन लक ट्रेडिंग हो सकती है,
आपने सोचा वैसा हो जाए, बट मार्केट अपने सोचने से नहीं होता है। मार्केट को फैक्टर करने वाले बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में। गवर्नमेंट न्यूज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, फॉरेन गवर्नमेंट्स के कुछ अपडेट्स आते हैं, उससे मार्केट में अपडेट्स आते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होता है। कंपनीज की पॉलिसीज होती है, कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ता है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, फिर इलेक्शन आता है, बजट आता है, ये सब चीजें होती है जिससे मार्केट में मूवमेंट्स आते हैं। तो ये जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, तो इसके लिए हमें मार्केट के हिसाब से ट्रेड लेना है, ना कि हमारे हिसाब से मार्केट चले, ऐसे हो रॉन्ग हेल्प होप ट्रेडिंग नहीं करनी। ये पहले सबको ध्यान में रखना है कि भाई होप ट्रेडिंग से मार्केट नहीं चलता है। मुझे लगा इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मुझे लगा इसके लिए मार्केट नीचे नहीं जाएगा। हमें क्या करना है, मार्केट में जो ट्रेड चल रहा है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, और उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट मिल सकता है, और वो प्रॉफिट लेके हमें एग्जिट होना है। और एक बार प्रॉफिट मिल गया तो वापस ट्रेड नहीं लेना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लॉस होता है ओवर ट्रेडिंग में। सुबह 10,000 रुपए कमा लिए, बाद में ओवर ट्रेडिंग करते करते वो 10,000 भी गए, और अपने पॉकेट से भी 10-15,000 रुपए वो लॉस कर देते। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में हैं, जो आप देखोगे आपके फ्रेंड्स रहेंगे, सर्कल रहेगा, फ्रेंड सर्कल रहेगा, रिलेटिव्स रहेंगे, उसमें ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स आपको मिलेंगे जो ओवर ट्रेडिंग करके आपका मिला हुआ प्रॉफिट खुद गवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो मार्केट हर दिन रहेगा सुबह 9 से 3:30 बजे तक, और हर दिन आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मगर आज का अगर प्रॉफिट आपका हो गया है तो फिर हमें ग्रीड ज्यादा नहीं करनी है, और जो प्रॉफिट मिला है उसको लेके घर पे जाना है। दूसरी चीज अब गैम्बलिंग वाले करते हैं, ब्लाइंड ट्रेडिंग करते हैं। भाई मुझे लगा ये ग्रीन कैंडल हो गई तो ऊपर ही जाना चाहिए, इसके लिए मैंने सी ले लिया, और फिर वो ग्रीन कैंडल के बाद वापस रेड कैंडल बनी और वो मार्केट नीचे आ गई। बट उसके पीछे रीजंस होते हैं, तो उसको समझना जरूरी होता है। वो नहीं करते, ब्लाइंड ट्रेडिंग करते, वो नहीं करना है हमें। ग्रीड और पैनिक में ट्रेडिंग करते हैं। भाई अगर मेरा लॉस हो गया तो वो ग्रीड करते हैं कि भाई मेरा लॉस कैसे हो गया, तो पैनिक हो जाते हैं थोड़ा। फिर पैनिक में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। पैनिक में ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब हम टेंशन में होते हैं तो फिर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जब हमारा मूड अच्छा हो, जब हम फ्रेश हो, तभी हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग करते समय हमारे दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर कोई भी टेंशन या फिर कोई अदर हेडेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग अगर शांत रहेगा तो हम चार्ट्स को समझ पाएंगे, कंडीशन को समझ पाएंगे, ट्रेड को समझ पाएंगे, तो ट्रेड के अनुसार ट्रेड लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट कोई भी टेंशन में, कोई भी अलग चीजों के इन बिटवीन अगर हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो फिर उसमें रिस्क होती है, और उसमें ग्रीड और पैनिक की वजह से ज्यादा लॉस हो सकता है। ग्रीड जैसे 10,000 प्रॉफिट मिला तो उसपे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, ज्यादा ग्रीड करता है, और प्रॉफिट होना चाहिए, उसके लिए वो ज्यादा ट्रेड करता है और वो लॉस हो जाता है। पैनिक, अगर मेरा 10,000 लॉस हो गया तो वो ओवर ट्रेडिंग करता है कि भाई मेरा लॉस कैसे हुआ, मेरा गलत कैसे हो गया, तो ओवर ट्रेड करो, मैं मेरा लॉस रिकवर करना चाहता हूँ। लॉस रिकवर के लिए ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ट्रेडिंग इज नॉट पार्ट फॉर द लॉस रिकवरी। कभी कभी डे बुरा रहता है, दिन बुरा रहता है, या मार्केट अच्छा नहीं रहता, ट्रेडिंग नहीं रहता, तो उस दिन लॉस हो जाए तो भी, 1-2 ट्रेड लॉस हो जाए तो फिर उसके बाद वो दिन अच्छा नहीं करके मार्केट शट डाउन कर देने का, नेक्स्ट डे वापस ओपन होगा, नेक्स्ट डे अच्छे मूड से वापस ट्रेड कर सकते हैं। बट एक ही दिन पूरा कैपिटल खत्म नहीं करना है। ये सब चीजों को हमें समझना है। तो ग्रेड और पैनिक में ट्रेडिंग करने वाले गैम्बलिंग करते हैं, वैसा हमें नॉर्मल ट्रेडर्स को नहीं करना है। क्योंकि हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है, तो ये सब चीजों को अवॉइड करना जरूरी है। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। अभी जो मार्केट में ट्रेड्स करते हैं तो उसमें कौन कौन से ट्रेडर्स होते हैं, तो एक जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, द स्विंग ट्रेडर्स आर द पेशेंस प्लेयर्स इन द गेम ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग होल्ड्स फ्यू वीक्स, जो कुछ हफ्तों के लिए अपनी पोजीशंस रखते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा कोई मूवमेंट आती है, तो एक मूवमेंट जो आती है वो कंटिन्यूअस कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए रहती है। अगर रिलायंस का स्टॉक बढ़ने लगा तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो बढ़ेगा, और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो रिट्रेस होगा, रिट्रेस होने के बाद भी वो बढ़ेगा। बट ये मूवमेंट्स कुछ लोग ज्यादा दिनों के लिए कैरी करते हैं या फिर ज्यादा दिनों के लिए कैच करते हैं। तो ऐसे भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ हफ्तों के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड रखते हैं, जिनको हम स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं। बाय एंड होल्ड ट्रेडर्स, कुछ ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग करना मतलब कोई पोजीशन बनती है, ये नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस में आता है। ब्रेकआउट स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं अपना चार्ट देख के, और चार्ट देख के जो ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलते हैं उसके ऊपर वो ट्रेडिंग करते हैं। बट ये सब हमें चार्ट देख के, चार्ट का एनालिसिस करके, मार्केट बंद होने के बाद ये सब देखना पड़ता है, या इन लाइव मार्केट पे भी अगर हम देखें तो भी ये हमें
लाइव मार्केट में चार्ट वॉच करके देखना अरे, पड़ता है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी तुम्हाला पड़ती होऊन दे है। और फक्त. ब्रेकआउट के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वो जब प्राइस पैटर्न बनता है उसके हिसाब से हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए राकेश ना? उतने दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट ये डिपेंड्स अपॉन अपना चार्ट रहता है, टेक्निकल एनालिसिस रहता है, जो हमें टेक्निकल एनालिसिस आगे पढ़ना। जो डे ट्रेडर रहते हैं नॉर्मल कुछ, जो मोस्ट ट्रेडर्स फॉलो बुलिश और बेरिश एटीट्यूड व्हाइल प्रेडिक्टिंग व्हाट स्टॉक परफॉर्मेंस वुड बी। Most stock traders follows a bullish or bearish attitude while predicting what a stock's performance would be. कैसे रहता है? बुलिश और बेरिश एटीट्यूड लेते हैं कि स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा और उसी वे में ट्रेड करते हैं। तो नॉर्मली कैसे रहता है, अगर हम इक्विटी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वन वे जाता है, बट एट द सेम टाइम अगर हम इसके ऑप्शंस में बाय करते हैं तो ऑप्शंस में बहुत अलग फैक्टर्स रहते हैं। ऑप्शन में इक्विटी की प्राइस बढ़ी तो भी ऑप्शन की प्राइस कभी कभी नहीं बढ़ती है, क्योंकि इक्विटी की प्राइस 1-2 रुपए से बढ़ी तो ऑप्शन की प्राइस उसमें कम हो जाती है, क्योंकि ऑप्शंस को टाइम डिके रहता है, मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। तो ऑप्शंस में ये नहीं चलता, इक्विटी में ये चल सकता है डे ट्रेडर्स। या फिर निफ्टी बढ़ रही है तो फिर कभी कभी निफ्टी का ऑप्शन नहीं बढ़ता है, तो वो क्यों नहीं बढ़ता, ये सब चीज समझ के वो ट्रेडिंग करनी पड़ती है। बट नॉर्मली बुलिश और बेरिश ट्रेड देख के इक्विटीज में ट्रेड किया जा सकता है, तो जिससे प्रॉफिट भी मिलता है, बट वो भी हमें सिस्टम समझ के करना है। स्कैल्प ट्रेडर रहते हैं, स्कैल्प ट्रेडर सबसे ज्यादा अच्छा तरह से पैसे कमाते हैं, बट स्कैल्पिंग इज अ आर्ट जो हर एक को नहीं आता है और हर एक नहीं कर पाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आती है। दिन में अगर आप सुबह 9 से 3:30 बजे तक बैठेंगे तो उसमें कम से कम 50 बार स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आती है। तो 50 अपॉर्चुनिटी तो हर कोई ट्रेड नहीं कर सकता है, तो ये हमें सोचना पड़ता है। उसमें से अगर हम 2-3 भी अपॉर्चुनिटीज को वर्कआउट कर सके और 2-3 अपॉर्चुनिटीज में पैसा कमा सके, तो उसके बाद एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और स्कैल्प ट्रेड लेके एग्जिट होना है। ये चीजें हमें सीखनी पड़ती है और जो प्रैक्टिस से आती है। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है पार्ट है वो एक्सपीरियंस से आता है, तो आपको जितना ज्यादा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आएगा उसके बाद आप एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हो। बट ये एक आर्ट है जो खुद डेवलप करना पड़ता है, एक्सपीरियंस से आता है, और हर एक का वो आ सकता है, नहीं ऐसा नहीं, बट उसके लिए आपको समय देना पड़ता है मार्केट को और आपके स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज को, प्लस आपका जो ब्रोकर है वो अकाउंट अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको ऑपरेट करना है वो अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजों को ध्यान में रख के स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हैं हम, बट उसके लिए हमें स्कैल्पिंग की आदत होनी चाहिए, ट्रेंड समझना आना चाहिए। ये सब चीजें हम मार्केट का कोर्स पूरा करेंगे तभी आपको आएगा। उसके बाद आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हो। और स्कैल्पिंग के मूवमेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं मार्केट में, बट वो आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें बाद में सीखना है। उसके बाद आता है मार्केट का एनालिसिस, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। बट मार्केट में 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस और तीसरा होता है क्वालिटी एनालिसिस। तो क्वालिटी एनालिसिस तो अभी कोई जरूरत है नहीं अपने लिए, हमें अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है। अभी ज्यादातर सब ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस पे ही ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए और विद इन द शॉर्ट स्टडी हो जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, ज्यादा ट्रेडिंग करनी पड़ती है और ज्यादा लर्निंग भी करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा डेटा होता है, ज्यादा डेटा को फॉलो करना पड़ता है। बट फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स ढूंढ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, और जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होता है उसमें हम इन्वेस्ट अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, जो अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बट उसमें टेक्निकल अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो वो टाइम पे फंडामेंटल अगर अच्छा है तो फिर उसमें हमें होल्ड करके रखना पड़ता है अपना शेयर्स। बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में assumes that the stock price factors in everything। स्टॉक जो प्राइस है, जो चार्ट है, वो फैक्टर्स एवरीथिंग इन द मार्केट। जो अपने कंपनी की न्यूज है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एफआईएस ने इन्वेस्टमेंट किया, बाय किया, सेल किया, ऑपरेटिव्स, वो सब फैक्टर करता है अपना चार्ट। तो चार्ट पे हर चीजें इन्वॉल्व होती है, जो चार्ट अपने को हर चीजें एक्सप्लेन भी करता है, बट वो हमें टेक्निकल एनालिसिस समझ में आना चाहिए। चार्ट रीडिंग की भी एक लैंग्वेज होती है, चार्ट को अंडरस्टैंड करने की एक लैंग्वेज होती है, चार्ट को एनालिसिस करने की एक लैंग्वेज होती है, जो आप सालों से करोगे तो आपको आएगी। जैसे कोई भी लैंग्वेज हो, नई लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो लैंग्वेज तो एक दिन में नहीं आएगी, उसे सीखना पड़ेगा। उसके अल्फाबेट्स पहले सीखने पड़ेंगे, अल्फाबेट्स के बाद उसके वर्ड सीखने पड़ेंगे, वर्ड सीखने के बाद उसके सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, सेंटेंस बनाने के बाद वो सेंटेंस को समझना पड़ेगा, और सेंटेंस बनाने की आदत पड़ जाने के बाद हमें वो एनालिसिस आसान हो जाता है उस लैंग्वेज में बात करना। तो वैसे ही चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है,
हर चार्ट, हर कैंडल हमें कुछ बताना चाहता है, बट उसको समझने के लिए अपनी एनालिसिस उतनी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो होने के लिए हमें चार्ट्स को एनालिसिस करना पड़ता है, चार्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, चार्ट एनालिसिस की लैंग्वेज समझनी पड़ती है। वो समय लॉन्ग टाइम का काम है, कम से कम 3-4 महीने अगर आप चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको चार्ट की लैंग्वेज समझ में आएगी और फिर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। बट ये सब चीजें समय इससे के साथ आती है, तो समय के साथ ये सब चीजों को हमें समझना है। कल से हम मार्केट का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेसिक जो था मार्केट का अंडरस्टैंडिंग, मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपसे के साथ शेयर की। अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई भी इश्यूज है, तो वो हमें हमारे जो एडमिन्स है वो नंबर पे, एडमिन के जो नंबर है वो नंबर्स पे आप हमें अप्रोच कर सकते हो। आपको कुछ भी डिटेल चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ इश्यूज है, कुछ डीमेट अकाउंट खोलना है, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी इश्यूज हो तो सबके लिए आप हमें हमारे एडमिन नंबर्स के ऊपर अपडेट कर सकते हो। ओके, होपफुली टुडेज लर्निंग वाज गुड। सबको सुनाई दिया, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थे, आई थिंक सो। अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम्स है तो दे मे कैन अपडेट अस ऑन चार्ट और एनीथिंग। ओके, देन होप वी स्टॉप द टुडेज लेक्चर। कल मिलेंगे 7:30 इन द इवनिंग। ओके, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।